What's up guys? I hope you are doing well. I'm वीर, वेलकम टू स्टूडियो फैमिली। तो कैसे हो मेरे दोस्तों? मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफ़ी अच्छे से रख रहे हो। दोस्तों आज का दिन स्टार्ट करते हैं फुल जोश के साथ में, और जोश इतना हाई होना चाहिए कि पूरे सप्ताह बरकरार रहना चाहिए। सबसे पहले तो जय हिंद। कोई गुड आफ्टरनून, कोई गुड इवनिंग, कोई गुड मॉर्निंग नहीं, बस जय हिंद। ओके बड़ी ही प्यारी बात यहाँ पर बोली है। इसको स्टार्ट करने से पहले जो स्टार्टिंग में वीडियो है उसके बारे में आप लोगों से बात करूंगा, पर सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट बात, आज का दिन क्या आप लोगों को कैसे यूटिलाइज करना है उसकी प्लानिंग आप लोगों ने कर ली। आज आप लोग अपने दिन को कैसे यूटिलाइज करने वाले हो, क्या उसका एक पर्टिकुलर प्लान आप लोगों की टेबल पर है? अगर नहीं है तो ये वीडियो कंप्लीट होते ही उस प्लान को बनाना। मैं तो ये बोलूँगा कि इस वीडियो को रोककर यहीं पर उस प्लान को बना लो कि आज का दिन कैसे यूटिलाइज करने वाले हो, क्योंकि वरना दिन ऐसे फिसलेगा हाथ से जैसे रेत निकल जाता है, आप लोग पकड़ते रह जाते हो और पता भी नहीं चलता है। दूसरा, कल का दिन कैसा रहा आप लोगों का, अगर आप लोग उसको ढंग से एनालाइज नहीं करोगे तो आज के दिन को कैसे इंप्रूव करना है ये नहीं समझ पाओगे। कल कितने घंटे पढ़ाई की आप लोगों को मैंने बोला था कि कोशिश करो कि ये देखो कि कितने घंटे कल आप लोगों ने पढ़ाई की। तो इससे क्या होगा, आप लोग पूरे सप्ताह का कम से कम एक एवरेज निकालो, और वो एवरेज जो है ना, आज की डेट में जब आप लोगों का एग्जाम हो जाता है कम से कम 8 से 9 घंटे आना चाहिए जब एग्जाम पास में हो। नॉर्मल दिन में चल रहे हो तो 7 से 8 घंटे, पर लेकिन 8 से 10 घंटे भी अगर अब आ रहा है तो अच्छी बात रहेगी। ऑन एन एवरेज कम से कम इतनी पढ़ाई आप लोगों को करनी ही करनी पड़ेगी अगर सिस्टमेटिक वे में आप लोग चाहते हो कि फाइनल सिलेक्शन में आप लोगों का नाम आए। तो ये आप लोग जरूर बताइएगा। एक छोटा सा काम जरूर किया करो, जैसे ही वीडियो कंप्लीट हो जाती है इस वीडियो को एक बार रिकॉल कर लिया करो कि क्या क्या आज हम लोगों ने डिस्कस किया है, कौन से आर्टिकल डिस्कस किए हैं। इस आर्टिकल में अगर क्वेश्चन भी याद कर पा रहे हो तो मतलब आराम आराम से चीज़ जैसे आप लोग अपनी हैबिट में लेकर आ जाओगे ना, आप लोग यकीन नहीं मानोगे, आप लोग की मेमोरी आप लोगों को इतनी पावरफुल लगने लगेगी, आप लोगों को लगने लगेगा यार हम तो कुछ भूलते ही नहीं है। इस चीज़ को देखो यार, बोलोगे ये मेडिटेशन का काम करेगी आप लोगों के लिए। नहीं यकीन आता है तो इंप्लीमेंट करके देखो और फिर इसका इंपैक्ट देखना आप लोग। एक तरीके की मेडिटेशन नहीं है, और ये रिकॉलिंग पावर ही आप लोग को जब एग्जामिनेशन हॉल में जाकर बैठोगे वहाँ पर बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी एक तरीके से, क्योंकि वहाँ पर भी चीज़ें आप लोग को रिकॉल ही करनी होती है। तो ये बात आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। इंपॉर्टेंट बात बोली यार, और ये तो रिलेटिव ही है। द हैप्पीनेस ऑफ योर लाइफ डिपेंड ऑन द क्वालिटी ऑफ योर थॉट्स। और ये बेसिकली एक ऐसी स्टेटमेंट है जो कि एथिक्स में क्वेश्चन के तौर पर भी आप लोगों से पूछी जा सकती है। ये ऐसी स्टेटमेंट है जो कि सिलेबस का भी पार्ट आप लोग बोल सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट बात क्या है, आप लोग खुद सोचो, अगर आप लोग जरा सी देर में सोचो कुछ अच्छी बात है तो आप लोगों का मन जो है वो गदगद होने लगता है। दूसरी साइड में अगर आप लोग सोचो कुछ ऐसे थॉट जो कि कुछ डिप्रेसिंग थॉट थे जिससे कुछ जिंदगी में कुछ अच्छा नहीं हुआ है, तो आप लोगों की जिंदगी जो है वो आप लोग ऐसे लगता है कितनी खराब है। अभी एक वीडियो देख रहा था, उसमें सुशांत सिंह राजपूत साहब जो हैं वो बोल रहे थे, हालांकि हमारे बीच में नहीं है, पर एक बड़ी ही प्यारी बात बोली उन्होंने। कह रहे थे कि हमेशा अपने आप को प्रेज करते रहो यार, मैं कितना अच्छा हूँ, मतलब मेरी बॉडी कितनी अच्छी है, मैं कितना खुश कैसे रह लेता हूँ, इतना अच्छे से खुश रहता हूँ मैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, आप लोग जैसे कोई काम कर रहे हो ना, आप लोग अपनी पीठ थपथपा रहे हो जरा जरा सी देर में, तो सोचो एक ऐसे इंसान के साथ में आप लोग हो जो 24 घंटे आप लोगों की पीठ थपथपा रहा है, तो किसी और की जरूरत आप लोगों को पड़ेगी ही नहीं, ठीक है। उन्हें किसी और की क्या जरूरत, मुझको मैं खुद से ही प्यार जताऊँ गाना नहीं है वो, तो वही वाली बात आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। इससे क्या होगा, आप लोग क्या करते हैं, जैसे मॉर्निंग में आप लोगों ने डिसाइड किया था कि यार आज ना 5 बजे उठना है या फिर 4 बजे उठना है, आप लोग आधा घंटा लेट हो गए, अपने आप को ही गरियाना स्टार्ट कर दिया। ये नहीं है, आप लोग बोलो कि आज कोई नहीं, 1 घंटा लेट हो गए, कल ना 5 मिनट पहले उठेंगे। तो इससे क्या होगा, इससे आप लोग जो है अपने आप को थोड़ा थोड़ा सा एफर्ट डाल के एक जोन में लेकर आओ। लगता है ऐसे, किसी को लगता है कि आज ही 8 घंटे पढ़ाई स्टार्ट कर देनी, नहीं, अपनी कैपेसिटी देखो यार, आप लोग इंसान हो, और इंसान एक वो नहीं कहते कि हैबिट का पुतला होता है, अपनी आदतों का पुतला होता है। आदतें जैसे जैसे बदलती चली जाएंगी जिंदगी में इंप्रूवमेंट आता चला जाएगा। जब तक आदतें नहीं बदलेंगी तब तक जिंदगी में इंप्रूवमेंट नहीं आएगा। ये बात आप लोग ध्यान रखिए और इंप्लीमेंट करके देखो, फिर जिंदगी कितनी अच्छे से चलती है, ठीक है। तो खुश रहने का तरीका ढूंढ लो, वही बात है, मौज लो रोज लो, नहीं मिले तो खोज लो। स्टार्टिंग की जो वीडियो है उसके बारे में भी आप लोगों से बात करूंगा। जो स्टार्टिंग की वीडियो दिखाई, ये जो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है आप लोगों के सामने, वो स्टार्टिंग की वीडियो से कनेक्टेड है। क्यों? इनका बेसिकली नाम आप लोगों को बताना है। ये हाई जंप के एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने हाई जंप को दुनिया के सामने रखा, एक तरीके से सबसे एक नहीं फेमस किया हाई जंप को। तो ये अभी हमारे बीच में यहाँ पर नहीं रहे। इनका नाम पता होना चाहिए। तो पर्सन इन न्यूज़ में डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है, तो देखता हूँ कौन कौन आंसर देता है, ठीक है। दोस्तों एक ऐसा इशू जो आज की डेट में हमारे देश में काफ़ी ज़्यादा डिस्कस किया जा रहा है, वो है इंडिया और कनाडा के रिलेशन के बारे में। अगर आप लोग इंडिया से जाएंगे तो यहाँ पर आप लोगों को कनाडा देखने को मिलेगा। काफ़ी सारे लोग आज के डेट में कनाडा में हैं, और इसकी वजह से कई बार कुछ अच्छी चीज़ें होती हैं,
तो कुछ बुरी चीज़ें होती हैं। अच्छी चीज़ें तो ये होती हैं कि हमारी दुनिया के जो बेसिकली लोग हैं, यानी कि हमारे देश के जो लोग हैं, वो आज की डेट में दुनिया भर पर रूल कर रहे हैं। तो ये अच्छी बात है कि हमारे इतने सारे लोग जो हैं वो दुनिया पर रूल कर रहे हैं। पर लेकिन दूसरी बात यहाँ भी है, जब ज़्यादा लोग किसी देश में चले जाते हैं, किसी पर्टिकुलर कंट्री के, तो वहाँ पर वो कहीं ना कहीं उस कंट्री की पॉलिटिक्स का भी पार्ट बन जाते हैं। तो वही उसी पर्टिकुलर जो कम्युनिटी को लुभाने के लिए अगर हमारे देश की कोई इंटरनल चीज़ होती है, फिर वो इंटरनेशनल लेवल पर पहुंच जाती है, इनके इंटरनेशनलाइज हो जाता है उसका। अभी ऐसा ही मुद्दा आप लोगों को देखने को मिल रहा है। अभी ये बोला गया कि सिख कम्युनिटी के बारे में जब हम लोग बात करते हैं, तो उसको लुभाने के लिए कनाडा के अंदर में कई सारी ऐसी एक्सट्रीम जो काम किए जा रहे हैं जो कि नहीं होना चाहिए। आप लोगों को पता है हमारे देश में 26 जो जनवरी यानी कि गणतंत्र दिवस सेलिब्रेट किया जाता है, उसमें जो हमारी झांकियां देखने को मिलती हैं, तो उन झांकियों में हम लोग अपनी कल्चर दिखाते हैं। ऐसा ही अभी कनाडा के अंदर में जो उनके द्वारा अपना जो एनुअल परेड जो है वो सेलिब्रेट किया गया, तो उसमें कैनेडियन जो सिख हैं उन्होंने सेपरेटिस्ट या फिर बोल सकते हैं खालिस्तानी जो ग्रुप हैं, एक तरीके से उनके द्वारा प्रोटेस्ट दिखाया गया ऑपरेशन ब्लू स्टार को लेकर। ऑपरेशन ब्लू स्टार क्या था? ये एक ऐसा ऑपरेशन था जो 1984 में चलाया गया। बेसिकली बहुत ही एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि ये भी एक काफ़ी एक नेगेटिव था, अगर हम लोग अपने देश की एक तरीके से ना सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, कि हमारी आर्मी को आना पड़ा, और वो भी एक ऐसे पवित्र मंदिर के अंदर में जो कि आप लोगों को पता है गोल्डन टेम्पल, और वहाँ से कुछ ऐसे लोगों को हटाना पड़ा जो कि वहाँ पर अपना एक तरीके से ना कंट्रोल करना चाहते थे। उसी के बदले में कुछ सिख कम्युनिटी के जो लोग थे वो काफ़ी गुस्सा हुए और उन्होंने आगे चलकर जो है उसका बदला लिया, वो इंदिरा गांधी जी की हत्या कर कर। तो वही जो चीज़ें हैं उसके लिए ब्लू स्टार ऑपरेशन चलाया गया था इंदिरा गांधी जी के द्वारा। तो उसी ब्लू स्टार ऑपरेशन को अभी यहाँ पर बेसिकली एक तरीके से प्रोटेस्ट दिखाने के लिए जो खालिस्तानी एक ग्रुप है वो यहाँ पर अभी कनाडा के अंदर में उसको प्रस्तुत कर रहे हैं। और इंटरेस्टिंग चीज़ जो मुझे देखने में लग रही है, कनाडा की गवर्नमेंट को इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। यानी कि कनाडा की गवर्नमेंट जो है वो इसको वोट बैंक की तरीके से देख रही है, क्योंकि आज की डेट में बहुत सारे जो इंडियन हैं वो आज के डेट में कनाडा में आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो इसको गलत तरीके से यूटिलाइज किया जा रहा है, ऐसा आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। लगभग आज के डेट में अगर मैं आप लोगों से बात करूँ, कनाडा जो है वो सेकंड होम की तरीके से यहाँ पर देखा जाता है इंडिया का, और लगभग 8 लाख के करीब जो कैनेडियन जो इंडियन कम्युनिटी है वो आज के डेट में कनाडा में देखने को मिलेगा। तो इसकी वजह से यहाँ पर उसके कनाडा के अंदर में जो कुछ भी अगर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं तो यहाँ पर उनकी गवर्नमेंट जो है वो उसके बारे में कुछ ज़्यादा बोलती नहीं है, और ये कहीं ना कहीं बोलते हैं कि इंडिया और कनाडा के रिलेशन को काफ़ी नेगेटिव डायरेक्शन में ले सकते हैं। क्योंकि सेम कंडीशन देखने को मिली थी जब देश के अंदर में जब एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो बिल था वो प्रस्तुत किया गया, उस टाइम पर भी आप लोगों ने देखा कनाडा के अंदर में इसी तरीके से प्रोटेस्ट हो रहे थे कई जगह। और वहां पर कहीं ना कहीं यार ये सारे ना हमारे देश के इंटरनल इशू है। अगर किसी इंटरनल इशू को यहाँ पर इंटरनेशनल लेवल पर इस तरीके से डिस्कस किया जाता है तो ये कहीं ना कहीं हमारी जो इमेज है उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की जाती है, ऐसा बोल सकते हो। और फिर इसके नाम पर क्या बोला जाता है आप लोगों को देखने को मिलेगा, बोलते हैं कि राइट टू प्रोटेस्ट। तो ये है यार, हमको राइट टू प्रोटेस्ट है। ऐसी सिचुएशन आप लोगों को रिसेंटली अभी आज आप लोगों को यूके में देखने को मिली। हमारे देश का झंडा जो है वहाँ पर जो एम्बेसी से हटाया गया था, उस टाइम पर क्या कंडीशन देखने को मिली थी। ऐसी सिचुएशन अभी रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिली। तो ये सारी चीज़ें देखने को मिल रही है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि हमारे देश के अंदर में G20 की मीटिंग जो है आप लोगों को देखने को मिल रही है, तो उसके चलते यहाँ पर ये इशू और ज़्यादा बढ़ रहा है। यानी कि इंटरनेशनल लेवल पर ये सारी चीज़ें निकल कर आ रही हैं। ये सारी की सारी जो बातें बताई हैं आज ही के न्यूज़पेपर में एक एडिटोरियल है छोटा सा, उसमें ये सारी की सारी बातें आप लोगों को देखने को मिलेगी। ये बताई गई हैं कि इंडिया और जो कनाडा के रिलेशन है आने वाले टाइम पर ये गलत डायरेक्शन में चलते हुए नजर आ रहे हैं। तो एक तरीके से ये बहुत बड़ा कंसर्न है। और एस जयशंकर साहब के द्वारा ये बात बोली गई है कि इस तरीके से कनाडा की गवर्नमेंट को इसके ऊपर चुप नहीं बैठना चाहिए, कोई ना कोई एक्शन जरूर लेना चाहिए, और ये दोनों देश के रिलेशन को वरना नेगेटिव डायरेक्शन में पहुंचाएगा। तो ये काफ़ी एक बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। और कहीं ना कहीं जब ऐसा कोई इशू बनता है दो देश की, जब यहाँ पर सरकारें आपस में इस मुद्दे को लेकर इस तरीके से बातें करती हैं, तो अगर सॉल्यूशन न निकले तो हमारे देश की जो कम्युनिटी रह रही है आज के डेट में कनाडा में, कहीं ना कहीं उनके ऊपर भी नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता हुआ आप लोगों को नजर आएगा। तो ये कुछ ऐसी बातें हैं जो यहाँ पर आप लोगों को पता होना चाहिए। बाकी आप लोगों की क्या राय है इसके बारे में, जो यहाँ पर कनाडा के अंदर में ये चीज़ें चल रही हैं, इसको अलाउ करना चाहिए या फिर मतलब उनकी भी फ्रीडम है, वो जो बोले बोले, अपने देश में तो बोल रहे हैं, या फिर हमारी सरकार जो यहाँ पर इसके लिए स्टेप उठा रही है। एस जयशंकर साहब ने जो बोला कि यहाँ पर ये सही नहीं है, तो ये मतलब सही है या फिर गलत है, इसके बारे में आप लोगों की क्या राय है? क्या हमारा कोई इशू जो है वो इंटरनेशनल लेवल पर पहुंचना चाहिए या हमारे घर की बात हमारे घर में ही रहनी चाहिए? आप लोग इसको कैसे देखते हो तो बताना जरूर इसके बारे में, ठीक है।
ये ऐसे इशू होते हैं जो कि आप लोगों को रेगुलर देखने को मिलेंगे, और जब भी कोई आर्टिकल आता है यहाँ पर तो उसमें और डिटेल में फिर इनको डिस्कस किया जाता है समझाने के लिए। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक भी आप लोग मार्क कर लेना। इस पर्टिकुलर ब्लू स्टार ऑपरेशन के बारे में आप लोगों से अगर क्वेश्चन पूछ ले जाए कि क्या मुद्दा था, क्यों चलाया गया, तो इसको भी आप लोग हल्का सा कम से कम एटलीस्ट पता होना चाहिए ग्लिम्स की आखिर था क्या, ये हिस्ट्री में ऐसा हुआ क्या था। ठीक है, एक छोटी सी बात जो कई सारे बच्चे पूछ रहे हैं, सर जो गाइडेंस की वीडियो आती हैं वो गाइडेंस की वीडियो, जैसे मैंने बोला था ना कि ऑलरेडी सेलेक्टेड कैंडिडेट आप लोग एप्लीकेशन पर गाइड कर रहे हैं, यहाँ पर आप लोग जाकर देखते हैं 2 वीडियो जो है ऑलरेडी अपलोड कर दी है। तो एक बच्चा बोला था कि सर उसके लिए पेमेंट करना है क्या। गाइडेंस की जितनी भी वीडियो रहेंगी ना A to Z सारी आप लोगों को फ्री में मिलेगी। अगर आप लोग किसी और जगह से भी, जहाँ से भी आप लोग पढ़ रहे हैं, जैसे भी आप लोग तैयारी कर रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ कम से कम आप लोगों को ये ना लगे कि यार कोई गाइड करने वाला नहीं है। ठीक है, जो यहाँ पर पेमेंट रखा गया वो ओनली उन लेक्चर का रखा गया जो टीचर को पेमेंट करना है। पूरे 18 महीने तक आप लोगों की यहाँ पर चीज़ें चलने वाली हैं, तो उन टीचर के पेमेंट के लिए चीज़ें हैं यहाँ पर। गाइडेंस की जितनी भी चीज़ें रहेंगी वो सारी आप लोगों को फ्री देखने को मिलेगी। डेमो वाले सेक्शन में जाकर आप लोग देखते हैं, उसके लिए कोई भी चार्ज नहीं होगा, ताकि सही सिस्टमेटिक वे में आप लोग अपनी पढ़ाई को लेकर चल सकें। इसी के साथ में जो सिलेबस कवर किया जाएगा वो अलग अलग टीचर के द्वारा किया जाएगा। मैक्सिमम सारे के सारे सब्जेक्ट आप लोगों को देखने को मिलेंगे। कोई भी जो टीचर है वो एक तरीके से 8 से 9 साल का एक्सपीरियंस लिए बैठा है जो यहाँ पर चीज़ों को कवर करने वाले हैं, तो तसल्ली में सारी चीज़ें कवर की जाएंगी। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। कई सारे बच्चे क्या कर रहे हैं, जो यहाँ पर फाउंडेशन के साथ में सी सेट को अलग से खरीद रहे हैं। मैंने बोला फाउंडेशन में सी सेट भी है आप लोगों का, उसी के अंदर में टेस्ट सीरीज भी है आप लोगों की, उसी के अंदर में फाउंडेशन का मतलब है कि सारी चीज़ें उसके अंदर में इंक्लूड की जा रही है, प्रीलिम्स और मेंस को लेकर छोड़कर ऑप्शनल सब्जेक्ट को। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। तो इसलिए उसके साथ में टेस्ट सीरीज मत खरीदो, एक बात। दूसरा जो एपीएफसी के बारे में मैंने बोला था, एपीएफसी में अगर आप लोग एडमिशन लेते हैं तो फिर आप लोगों को, जो आप लोग यूपीएससी में एंट्री करते हैं, तो एपीएफसी वाला फ्री हो जाएगा। का मतलब ये था कि वो सारा का सारा पैसा यूपीएससी वाले में ऐड हो जाएगा। पर लेकिन एपीएफसी का ज़्यादा टाइम बचा नहीं है इस कोर्स का। आप लोगों को पता है कि पेपर अभी होने वाला है, तो वो देख कर करिए आप लोग, जैसे भी करना है। अगर किसी को भी पेपर देना है, उसको लग रहा है कि यार थोड़ा रिवीजन हो जाएगा या फिर टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी, प्रैक्टिस हो जाएगी, और कुछ लेक्चर देखने अकाउंट्स के या फिर इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉज के, तो उनके लिए फायदेमंद है वो। ठीक है, तो वैसे चाहो तो मतलब एक तरीके से देख लेना। अब वरना आप लोग सीडीएस के साथ में कनेक्ट करके भी यूपीएससी का ले सकते हैं, पर लेकिन वहाँ पर फुल नहीं होगा। वहाँ पर आप लोगों को पता है जितना उसका बेसिकली कूपन दे रखा है 3999 का, वो ऐड होगा यहाँ पर। तो कई सारे बच्चे बहुत सारे मेल कर रहे हैं, बहुत सारे मैसेज कर रहे हैं, तो ये कुछ ऐसी बातें जो याद रखिएगा, क्योंकि जो यहाँ पर हमारी जो कस्टमर केयर टीम है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है इस चीज़ को लेकर। सर इसको क्लैरिफाई कीजिएगा एक बार, तो वो क्लैरिफिकेशन में देना चाह रहा हूँ। पर लेकिन गाइडेंस की सारी वीडियो वहाँ पर रहेगी। और ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए जैसे मैंने पूछा था, सोशियोलॉजी के लिए कई सारे बोल रहे हैं, इंडस्ट्रियल रिलेशन याद आ रहा है, पीएसआईआर के लिए, पॉलिटिकल साइंस एंड जो इंटरनेशनल रिलेशन के लिए कई सारे बोल रहे हैं। तो कुछ सब्जेक्ट जो मुझे लग रहा है, जो कि यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा जिसके बारे में मेरे पास में बेसिकली कमेंट आएंगे, उन सब्जेक्ट के बारे में मैं टीचर जो हैं वो तैयार कर रहा हूँ। उनके लिए बेसिकली यहाँ पर एक तरीके से क्लासेस चल सकती हैं। ठीक है, मैं कंफर्म नहीं बोल रहा हूँ इसको, क्लासेस चल सकती हैं, ये डिपेंड करेगा। और क्लासेस जो भी लेंगे, मतलब एक इस लेवल के बंदे लेंगे कि आप लोग मतलब बोलोगे कि हाँ क्या मज़ा आ गया सर। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी सेलेक्टेड कैंडिडेट हैं उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर में, वो क्लासेस लेने वाले हैं यहाँ पर। ठीक है, तो देखते हैं किस तरीके से आप लोग का रेस्पॉन्स रहता है उसको लेकर। जैसे होगा बताना क्या क्या सब्जेक्ट है, ताकि उस चीज़ को उसी तरीके से आगे लेकर चला जा सके। और पीडीएफ वगैरह आप लोग टेलीग्राम से जाकर डाउनलोड कर लेना, और यहाँ से भी कर सकते हैं। बाकी किस किस ने यहाँ पर ये वीडियो देखी ये जरूर बताइए। जो कल एक इंटरव्यू पब्लिश किया गया था, किस किस ने देख लिया है, और जिसने नहीं देखा है वो जरूर देखना, ताकि आप लोगों को कई सारी और एक्स्ट्रा चीज़ें जानने को मिले। ऐसी चीज़ होती हैं जिसको आप लोग और अच्छे से समझ पाओगे। तो ये बेसिक चीज़ें होती हैं जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए। ओके, तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट बातें। एक और, अच्छा एक पर्टिकुलर पिक्चर थी यार, वो मैं लगाना भूल गया। आज 9 जून है, और आज के दिन को बिरसा मुंडा जी के जो एक तरीके से निधन जो डे है उसके रूप में हम लोग याद करते हैं। बिरसा मुंडा जी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी थे, खासकर आदिवासियों को उस टाइम पर इकट्ठा कर उनको एक सही डायरेक्शन देना, ये अपने ही आप में काफ़ी बड़ी बात थी। इसलिए उनको भगवान भी बोला जाता है। और भगवान कौन होता है? जो इंसान को सही राह दिखाए, वो भगवान की कैटेगरी में आता है। बिरसा मुंडा भगवान इसलिए बोला जाता था। किस राज्य से आते थे उनके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मैं टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा, तो वहां पर आप लोग देख लेना। ठीक है, तो ये कुछ बातें थी जो आप लोग समझ सकते हैं। दोस्तों ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि आने वाले काफ़ी लंबे समय तक ये न्यूज़ में रहने वाला है, क्योंकि इस टॉपिक की वजह से सरकार और सुप्रीम कोर्ट के सींग लड़ गए हैं। सींग लड़ गए हैं, क्यों बोल रहा हूँ सींग लड़ गए हैं? इसलिए बोल रहा हूँ कि सरकार जो है वो कह रही है कि ऐसा नहीं होगा, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि ऐसा होगा, और इसके लिए हम अपनी बाकायदा सुप्रीम कोर्ट की बेंच बनाने जा रहे हैं, और वो बेंच जो है इस मैटर की सुनवाई करेगी। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊँ आप लोगों को, वो जो बेंच इस मैटर की सुनवाई करेगी वो लाइव करेगी, लाइव परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी आप लोगों को। यानी कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर में जो डिबेट डिस्कशन चलेगा,
ये 18 अप्रैल से वो सबको लाइव देखने को मिलेगा, लाइव सुनने को मिलेगा, ताकि जनता भी इसके बारे में जागरूक हो सके। आखिर मुद्दा क्या है पूरा, बहुत ही तसल्ली में बहुत ही डिटेल में डिस्कस करूंगा। सारी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन आप लोगों के सामने एक एक पॉइंट डिस्कस करेंगे। ये ऐसा टॉपिक है जिसको आप लोग यूपीएससी के पॉइंट ऑफ से अगर बात करें या स्टेट पीसीएस के पॉइंट ऑफ से बात करें या फिर किसी भी एग्जाम के लिए आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो उसके भी एंगल से मैं आप लोगों को बताऊंगा। इवन इंटरव्यू में भी यहाँ से क्या क्वेश्चन बन सकता है वो भी हम लोग यहाँ पर बातें करेंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उन्होंने कहते हैं कि 2-4 स्टार लगाने वाला टॉपिक है। तो आ जाओ तो इसको स्टार वाला टॉपिक बनाते हैं। कैसे कैसे? शादी विवाह में आजकल बहुत इंटरेस्ट है। बच्चे कह रहे हैं कि पढ़ लेने, तो घर वाले कह रहे हैं नहीं तुम्हारी शादी करेंगे। डेली ऐसे दुनिया भर के मेल देखने को मिलते हैं। जो शादी करना चाहता है आपस में, समाज है उन्हें शादी नहीं करने देता, है ना, अजीब समाज। आज की डेट में अगर बात करें हम लोग सेम सेक्स मैरिज के बारे में, तो इसका मतलब ये होता है कि लड़का आपस में शादी करना चाहता है, लड़की आपस में शादी करना चाहती है। ये सारा फीलिंग्स का खेल होता है। यहाँ पर एक पर्टिकुलर पर्सन को किस चीज़ के लिए फीलिंग्स आ रही है, ये बिल्कुल ऐसे ही है। अगर मानो तो पत्थर में भगवान है और मानो तो भगवान को भी पत्थर बोल देते हैं इंसान। तो वही चीज़ें हैं। तो आप लोग कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि ये सारी चीज़ें मानने की है। ना मानो तो कुछ भी नहीं है और मानो तो सब कुछ है। ये बिल्कुल इसी तरीके से है। तो जिन लोगों को ये चीज़ें फील होती है उनको लगता है कि यही ज़िंदगी है, और जिन लोगों को ये दूर से देखने को मिलता है उनको लगता है कि क्या फालतू की चीज़ है। ये बिल्कुल ऐसे ही है। एक इंसान जो है वो नॉनवेज को इंजॉय में खाता है, पूरा इंजॉयमेंट कर करके, दूसरा कह रहा है कि देखो कितना पापी है। तो दोनों के भाव उस चीज़ को लेके अलग अलग हैं, पर लेकिन दोनों अपनी जगह, हो सकता है अपनी जगह दोनों सही हो, क्योंकि उसको वो चीज़ें सही लग रही है, इसको ये चीज़ गलत लग रही है, पर लेकिन हो सकता है दोनों गलत हो। तो एक तरीके से ही तुम्हारे देखने के एंगल के ऊपर डिपेंड करेगा कि तुम कौन सा चश्मा पहने हुए हो। ठीक है, जैसे कलर का चश्मा वैसी चीज़ें दिखाई देंगी आप लोगों को। तो ये कुछ टॉपिक भी ऐसा ही है यहाँ पर। इस टॉपिक में आगे घुसने से पहले मैं आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहता हूँ। एक होता है जुडिशियल एक्टिविज्म और एक होता है जुडिशियल ओवररीच। इनमें डिफरेंस पता है क्या है? इनमें एक बहुत ही माइन्यूट सा डिफरेंट है। उन्हें कहते हैं कि महीन सी लाइन है। अगर ओवररीच बोले, और बेसिकली जो जुडिशियल एक्टिविज्म है वो तो एक पॉजिटिव कैटेगरी में आता है कि जुडिशरी एक्टिव हो रही है ऐसे मुद्दों को लेकर जो कि समाज में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। पर लेकिन ओवररीच का मतलब क्या हो गया कि जुडिशरी ने भाई साहब बिल्कुल गवर्नमेंट के पाले में जाकर गेंद जो है उठाकर अपने पाले में लाकर रख ली कि ये कानून भी है, हम ही बनाएंगे। मतलब क्या है? मतलब ऐसे जैसे किसान जो विरोधी आंदोलन चल रहा था, जैसे किसानों का आंदोलन चला था गवर्नमेंट के विरोधी कानूनों को लेकर, उस टाइम पर सुप्रीम कोर्ट को ये देखना था कि ये कानून संविधान के हिसाब से हैं या फिर संविधान के हिसाब से नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का मतलब ये था कि चेक करे यस या फिर नो। पर सुप्रीम कोर्ट ने ना तो यस बोला ना नो बोली। सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, एक कमेटी बना दी। कमेटी बनाने का काम सुप्रीम कोर्ट को कहाँ से हो गया? तो ऐसी ऐसी चीज़ें जो होती हैं वो आती है कि सरकार के मैटर में जाकर इंटरफेयर कर देना। आप लोग ट्रिपल तलाक के मुद्दे पर आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, वहां पर आप लोगों को सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन देखिए। असलियत में देखा जाए तो सोसाइटी का मुद्दा था यहाँ पर, वो कहीं ना कहीं कानून बनाने का मुद्दा था यहाँ पर। तो इंडियन सोसाइटी और गवर्नेंस में हम लोग बात करेंगे तो सरकार को कानून बनाना था। आप लोग देखो जहां पर सरकार को लगता है कि यहाँ पर जनता जो है बिगड़ जाएगी, वो सुप्रीम कोर्ट के पाले में आधी बार तो गेंद अपना भी फेंक देता है। पर यहाँ पर सरकार सुप्रीम कोर्ट के पाले में गेंद फेंकने के बिल्कुल भी मूड में नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर जहां पर सुप्रीम कोर्ट अपने आप खींच लाता है गेंद, तो यहाँ पर वही बातें देखने को मिल रही है। सुप्रीम कोर्ट अपने आप खींच के ला रहा है गेंद, और जहां पर मैटर होता है कानून का कि पार्लियामेंट में प्रॉपर डिबेट और डिस्कशन होने के बाद में ये कानून जो है वो पास होना चाहिए, तो उस कानून को वो एक तरीके से बाईपास करके सुप्रीम कोर्ट अपना डिसीजन देता है कि भाई साहब ऐसे करो, ठीक है। उसके बाद में फिर सरकार जो है वो कानून बनाती है। तो ये क्या हो गया कि सरकार के एरिया में कबड्डी 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 करता हुआ चला गया बेसिकली सुप्रीम कोर्ट, और उसको छू के टच करके चलाया कि पॉइंट हो गया मेरा, अब हम करेंगे इसके ऊपर काम। तो आप लोग ऐसे चीजें यहां पर समझ सकते हैं। अभी मुद्दा क्या है? मुद्दा यहां पर यह कि सरकार कह रही है कि अगर यहां पर सेम सेक्स मैरिज को अलाउ कर देते हैं तो ये जो समाज में हम लोग रहते हैं उस समाज के ताने बाने को बर्बाद करके रख देगा। सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि सेम सेक्स मैरिज अगर कोई कर रहा है तो वो उसका फंडामेंटल राइट है, उस इंसान का राइट टू प्राइवेसी का अधिकार है। वो इंसान जब उसको राइट टू प्राइवेसी का अधिकार मिल चुका है, केएस पुत्तस्वामी केस के बाद में 2017 में हमारे संविधान के अंदर में आर्टिकल 21 के तहत में, तो फिर उसको आप लोग शादी करने से क्यों रोक रहे हो? वो अपनी जिंदगी अपने हिसाब से व्यतीत करेगा, आप लोग कौन होते उसमें इंटरफेयर करने वाले? सरकार कह रही है कि ठीक है इंटरफियर नहीं कर रहे हैं, पर लेकिन अगर कुछ ऐसा काम समाज में होने लगे जिसकी वजह से पूरे समाज में कुछ ऐसी चीज़ें फैल जाएं, वहाँ पर चीज़ें जो है वो गलत तरीके से होने लगे, तो ये बहुत ही ज़्यादा बर्बादी कर सकता है यहाँ पर। तो उसके चलते कई सारे मुद्दे आप लोगों को यहाँ पर इस पर्टिकुलर जो आर्टिकल के अंदर में देखने को मिलेंगे, एक एक करके डिस्कस करेंगे।
कहीं ना कहीं से कोई ना कोई चींटी की कतार निकल के आती है। आप लोगों ने देखा ना कि चींटी की कतार कहाँ जा रही है, तो उसी के बारे में बात करेंगे। चींटी की कतार जो है कई सारे केसेस से निकल कर आती है। एक केस था जिसको बोलते हैं नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस, जो कि 2018 का केस था। इसने क्या किया, इसने सबसे पहले तो ये काम कर दिया कि जो सेक्शन आप लोगों ने सुना होगा 377 सेक्शन था, 377 को बहुत सारे लोगों ने ऐसे भी करके लिखा, ठीक है, कि ये दोनों जो मिल गए हैं, मतलब क्या था इसका। पहले अगर कोई लड़का और लड़की जो कि यहाँ पर एक सेक्सुअल इंटरकोर्स में पाए जाते थे, जो कि सेम सेक्स के हैं, यानी कि लड़का लड़के के साथ में फिजिकल रिलेशन बना रहा है, लड़की लड़की के साथ में फिजिकल रिलेशन बना रही है, इनके लिए पर्टिकुलर टर्म दी गई है। जैसे लड़का लड़के के साथ में फिजिकल रिलेशन बना रहा है तो उसको गे बोल देते हैं, लड़की लड़की के साथ में फिजिकल रिलेशन बना रही है तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, लेस्बियन बोल देते हैं। ये पर्टिकुलर डिफाइंड टर्म है। घर वालों के साथ में बैठे हो तो थोड़ा सा दूर हो जाइएगा, फिर बोलना मत कि सर बताया नहीं, कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं। पर लेकिन मैं ये बोलूँगा कि ऐसी चीज़ें हैं कि घर वालों को भी डिस्कस करनी चाहिए। आज की डेट में तो थोड़ा सा ओपन समाज होना चाहिए, क्योंकि कई सारे ऐसे हैं। एक बार देखो, कई बार क्या होता है, कई ना पापा होते हैं तो पापा बेसिकली लेक्चर सुनते हैं, ठीक है। तो एक थे अंकल लेक्चर सुन रहे थे वो, तो उन्होंने बेसिकली क्या किया, बोले कि मतलब एक तरीके से ना कि बच्चों को कि इनका लेक्चर सुना करो, बड़ा अच्छा होता है। उस दिन मैं कुछ ऐसे ही टॉपिक पढ़ा रहा था उन्होंने फिर मुझे मेल लिखा कि सर आपका लेक्चर मैंने परिवार को सुनाने के लिए खोल के रखा और आपने तो आज पूरा काम कर दिया। तो यार ये मेरे हाथ की बात नहीं है, तो टॉपिक की बात है। देखो जो पढ़ाने वाली चीज़ें मैं पढ़ा रहा हूँ, और जब उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट डिबेट डिस्कशन कर रहा है, बाकायदा लाइव डिस्कशन कर रहा है, तो वैसा हम तो टीचर ठहरे, हमारा तो एक तरीके से धर्म है लोगों को समझाना चीज़ें। तो यार हम तो देखो इसको पढ़ाएंगे खुल के, तो उसमें कोई बड़ी बात भी नहीं है। एक पढ़ा लिखा इंसान है तो 11th की एनसीईआरटी में बच्चे को सारी चीज़ें पढ़ाई जाती है, वो अलग बात है कि टीचर साहब उसको बाईपास करके निकल जाते हैं। चलिए तो अच्छे से एंजॉय करते हैं पूरे इसको डिस्कशन को। तो अगर लड़का और लड़का आपस में बेसिकली उसको गे और वैसे उसको बोलेंगे हम लोग लेस्बियन, ये दो मुद्दे आप लोगों को नॉर्मली यहां पर देखने को मिलते हैं। हालांकि केसेस कई सारे हैं, पर लेकिन जो मेन मुद्दा नॉर्मल समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से वो इनको लिया जाता है कि अगर नॉर्मली शादी करने की बात आती है तो एक परिवार दूसरे परिवार से जाकर मिलता है। पहले तो चाय पानी पे मिलते हैं, फिर और चीज़ें आगे बढ़ती हैं, फिर रस्में पस्में चलती हैं, फिर कस्में पस्में चलती हैं, और उसके बाद में फिर जो है दो लोग जो हैं वो एक ऐसे बंधन में बंधते हैं जहाँ पर जिएंगे और मरेंगे साथ। फिर दोनों के सींग लड़ने लगते हैं कुछ दिनों बाद वो अलग बात हो जाती है। पर मुद्दा क्या है, घुमा फिरा कर मुद्दा यहाँ पर यह कि जब यहाँ पर शादी कराने की बात आती है तो नेचुरल तरीके से एक रिप्रोडक्शन का जो प्रोसीजर होता है वो एक लड़का और लड़की या फिर मेल और फीमेल, चाहे वो इंसान हो चाहे वो जानवर हो, जब एक दूसरे के साथ में मिलेंगे तो ही रिप्रोडक्शन आगे चलेगा और ये दुनिया आगे बढ़ेगी। पर लेकिन अगर लड़का और लड़की आपस में मिलकर किसी भी तरीके से संबंध बनाएंगे तो ये एक नेचुरल तरीके से इसको देखा जाता है। अगर नेचुरल कॉन्सेप्ट से देखें तो वो बेबी नहीं कंसीव कर सकते हैं। हालांकि आज की डेट में साइंस इतनी एडवांस हो चुकी है कि जुगाड़ पानी कर देती है, पर लेकिन नेचुरल तरीके से देखा जाए तो वो सही नहीं है। अब ये बोल रहे हैं कि आज की डेट में हमारे देश में अलग अलग कानून बने हुए हैं। आप लोगों को पता है कई सारे हमारे देश में ऐसे कानून हैं जो कि अलग अलग रिलीजन को कैसे कैसे हम लोग को शादी करनी है, तो उसके बारे में पूरी बातें करते हैं खुल के। मतलब क्या है, मतलब ये कि अगर हिंदू अगर शादी करनी है तो उसके लिए हमारे देश में एक अलग कानून देखने को मिलेगा। अगर मुस्लिम कम्युनिटी को शादी करनी है तो उसके लिए हमारे देश में अलग से कानून देखने को मिलेगा। इनके बारे में मैं बात करूंगा, टेंशन मत लेना, ठीक है। तो आप लोगों को पता है तो कहीं ना कहीं एक पर्टिकुलर एक्ट है जो कि हिंदू अगर एक तरीके से दूसरे रिलीजन में जाकर शादी करना चाहता है और एक तरीके से अगर मुस्लिम दूसरे रिलीजन में जाकर शादी करना चाहता है, यानी कि इंटर रिलीजन अगर शादी करनी है तो उसके लिए अलग से कानून है हमारे देश में। आप लोगों को पता है उसको बोलते हैं स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 का। तो ये जो कम्युनिटी है जो कि यहाँ पर ये पर्टिकुलर कम्युनिटी है यहाँ पर जिसको आप लोग बोल रहे हैं कि लेस्बियन और गे कम्युनिटी, ये कह रही है कि जब तुम दो रिलीजन को आपस में शादी करने के लिए अलाउ कर देते हो यार कि तुम जाओ शादी कर लो, तो भाई साहब हम में कौन से कांटे लग रहे हैं, हमको क्यों नहीं अलाउ कर रहे हो तुम शादी करने के लिए। यार हम भी तो तुम ही जैसे हैं, ठीक है। देख तेरे इंसान की हालत क्या हो गई, भगवान कितना बदल गया इंसान। इसका कुत्ता कुत्ता और मेरा कुत्ता टॉमी, यानी कि तेरा कुत्ता कुत्ता उन्हीं मेरा कुत्ता कुत्ता और तेरा कुत्ता टॉमी। यानी कि तुम शादी करो इंटर रिलीजन में तो सही, तुम शादी करो अपने रिलीजन में तो सही, हम अगर शादी करें भी तो भी दिक्कत, अपने रिलीजन को दूर की बात होगी। तो ये कह रहे हैं कि स्पेशल मैरिज एक्ट बना इसलिए गया था ताकि स्पेशल केसेस में इसमें अलाउ किया जा सके। तो स्पेशल केसेस वाले एक्ट में हमको भी अलाउ कर दो भाई साहब, ये मुद्दा लेकर यहां पर पहुंचे। पर लेकिन मुद्दा क्या है, स्पेशल मैरिज एक्ट के बारे में आप लोगों को पता है कि अगर उसके अंदर किसी को शादी करनी होती है दो कम्युनिटी के लोगों को, तो उसको पहले जाके डिक्लेयर करना होता है कि हम लोगों को शादी करनी है, ठीक है। तो फिर उस एरिया में जो ऑफिसर्स होते हैं, जुडिशल जो उस एरिया में डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स होते हैं, वो एक नोटिस निकालते हैं कि भाई साहब ये अलग अलग रिलीजन के दो लोग जो हैं वो शादी करने जा रहे हैं। किसी को अगर आपत्ति हो तो वो आकर अपनी शंका जो है यहाँ पर जाहिर करें।
अब पहले ही ये ऑलरेडी आप लोगों को मैंने बताया कि 2 केसेस के बाद में चीजें जो है काफी लिबरल हो गई हमारे देश में। एक तो नवतेज सिंह जौहर का केस आ गया 2018 का, और इससे पहले केशवानंद भारती जी जो है वो झंडा गाड़ के जा चुके हैं 2017 में। उन्होंने प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट बना दिया था आर्टिकल 21 के तहत में। अब अगर इस पर्टिकुलर कानून के हिसाब से माने, एक इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल के साथ में शादी कर रहा है तो वो उनका प्राइवेट अफेयर है, और तुम जो है उसको पब्लिक कर रहे हो कि भाई साहब आ जाओ, जिसको इस पर्टिकुलर मुद्दे में उंगली करनी हो, टांग अड़ानी है तो वो डाले। तो आप लोग खुद सोचो, एक रिलीजन का दूसरे रिलीजन में शादी कर रहा है तो वहां पर दुनिया भर की टांग लड़ जाती है। जब लड़का और लड़की इस स्पेशल मैरिज एक्ट जो कि 1954 का है, इसके हिसाब से शादी करेंगे तो क्या वहां पे टांग लड़ेगी कि तलवार लड़ेंगी? तलवार और लाठियां लड़ेंगी कि भाई साहब ये तो समाज को बर्बाद करेंगे, इसको हम लोग अलाउ नहीं करने देंगे। तो मुद्दे कई सारे हैं यहां पर। तो सुप्रीम कोर्ट भी इस बात को समझ रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट भी नहीं चाह रहा है कि कल को मेरे ऊपर कोई आगे उल्टी सीधी बातें बोले तो ऐसा काम करेंगे भाई साहब, छुपके कुछ नहीं करेंगे, बाकायदा पब्लिक में प्रोसीडिंग चलेगी। 18 तारीख से सब इंसान जो है सुनेंगे। तो यानी कि हर एक इंसान जो है उसको समझना चाहिए, और ये बड़ा अच्छा डिसीजन है सुप्रीम कोर्ट का, क्योंकि अगर हर एक इंसान सुनेगा, समझेगा, डिबेट डिस्कशन किस डायरेक्शन में जा रहा है, तो सबको समझ में भी आएगा कि थोड़ा क्या सही है और क्या गलत है। तो यहां पर फंडामेंटल राइट का कॉन्सेप्ट आ गया। एक तो आप लोगों को पता है राइट टू प्राइवेसी की बात यहां पर आ रही है, ठीक है, इंडिविजुअल के अधिकार की बात आ रही है, राइट टू इक्वालिटी के बारे में यहां पर बात की जा रही है, आर्टिकल 14 के बारे में अगर आप लोग बात करें। और आप लोगों को बताऊं इंटरेस्टिंग चीजें, आज की डेट में कई सारे देश ऐसे हैं जो हमने किया ना अभी नवतेज सिंह जौहर वाले केस में कि डीक्रिमिनलाइज कर दिया सेक्शन 377 को, और चाहे तो दोनों जो है फिजिकल रिलेशन बना सकते हैं प्राइवेट में, कोई नहीं चेक कर रहा तुमको जाके। पर लेकिन आज की डेट में ये डीक्रिमिनलाइज करने वाले हम नहीं है, ये सारा हमारे सर पे नहीं बंधा ओनली। टोटल दुनिया में ऐसे देश आप लोगों को 133 ऐसे देखने को मिलेंगे जिन्होंने इसको डीक्रिमिनलाइज कर रखा है। पर किंतु परंतु अपितु बल्कि एक मुद्दा यहां पर यह है कि 32 ही ऐसे देश हैं पूरी दुनिया में जो कि सेम सेक्स मैरिज को लीगलाइज करते हैं। और अगर बात करें एशिया के अंदर में तो ऐसा अकेला देश है ताइवान। और अगर हम लोग इसको अलाउ कर देते हैं तो दूसरे नंबर पर हमारा झंडा गड़ जाएगा कि भाई साहब इंडिया कितना लिबरल देश है, वो इतनी अच्छे डिसीजन ले रहा है कि सेम सेक्स मैरिज को भी अलाउ कर दिया है। तो आर्ग्यूमेंट फेवर में तो ये है कि अगर बात करें तो आप लोग सिविल जो स्पेशल मैरिज एक्ट है उसमें अलाउ कर दो, फंडामेंटल राइट का है उनका, भाई साहब उनको एंजॉय करने दो, इक्वालिटी उनको भी है, जब दूसरों को दे रहे तो उनको भी दो, और ग्लोबल लेवल पर जब दुनिया कर रही है तो भाई साहब तुमको क्यों दर्द हो रहा है? शादी वो कर रहे हैं, रहना उनको है, लाइफ उनको एंजॉय करनी है। जब दोनों एक दूसरे के साथ में वो खुश हैं तो तुम क्यों परेशान हो? ठीक है, तो यहां पर एक तरीके से उनकी जिंदगी है, उनको एंजॉय करने दो। तो ये बातें यहां पर बेसिकली बोली जा रही है। तो ये कई सारी तरीके से चीजों को देखा जा रहा है, तो आप लोगों को इसको समझना पड़ेगा थोड़े से ओपन माइंड के हिसाब से। देखिए एक इंसान जो है वो कह रहा है कि मुझे अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीनी है, समाज जो है उसमें इंटरफेयर कर रहा है कि नहीं तुमको इस हिसाब से जीनी नहीं है। तो लोग कह रहे हैं कि समाज को इंटरफेयर करना बनता भी है, क्योंकि उसको देख हम देख कल को और भी काम करेंगे। अब ऐसे तो तुम ये भी बोल सकते हो कि बीड़ी सिगरेट जो है मार्केट में बेचना बंद कर दो, उनको देख देख के कोई बीड़ी सिगरेट भी पीना स्टार्ट कर सकता है, दारू पीना भी स्टार्ट कर सकता है, उनके ऊपर भी बैन लगा दो, उसकी वजह से भी तो समाज जो है वो बेकार होता जा रहा है। ये बहुत सारी चीजें ऐसी हैं। ऐसे तो दुनिया भर की पोन जो है आज की डेट में, दुनिया भर में सबसे ज्यादा पोन जो है वो पाकिस्तान और इंडिया में देखी जाती है, ठीक है। तो यहां से आप लोग अंदाजा लगा लो। अब तो इनको भी बंद करो, फिर ये भी तो एक तरीके का अलग ही तरीका पैटर्न चल रहा है। तो किसी इंडिविजुअल को जब आप लोग 21 साल का हो जाता है, उसकी शादी के अधिकार दे रहे हो, 18 साल की उम्र में आप लोग उसको वोटिंग का अधिकार दे रहे हो, जिस इंसान को आप लोग 18 साल की उम्र में ये अधिकार दे रहे हो कि तुम अपना नेता चुन लो, वो नेता चुनेगा अपना और वो नेता जो है वो देश चलाएगा, तुम इतना ज्ञानवान इंसान को मान रहे हो कि तुम उसको अधिकार दे रहे हो कि अपना नेता चुन लो, और तुम उसको इतना अधिकार नहीं दे रहे हो कि अपना लाइफ पार्टनर चुन लो। मतलब देश चलाने का अधिकार तुमने उसको दे दिया और लाइफ पार्टनर चुनने का अधिकार तुमने उसको दिया नहीं। तो ये सारी चीजें एक दूसरे के कॉन्ट्रोवर्सी में चली जाती हैं सारी चीजें। तो इसीलिए इनके ऊपर डिबेट डिस्कशन करना जरूरी है। और ये जैसे मैंने बोला नवतेज सिंह जौहर वाला केस ही एकदम निकल के नहीं आया, इसके पीछे भी कई सारे मुद्दे चले, आप लोगों को पता होगा। यहाँ पर जैसे मैंने आप लोगों को ये स्लाइड कई बार सुनाई है, नाज ये फाउंडेशन वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली का केस आया था, इसके बाद में सुप्रीम कोर्ट का केस आया 2013 में, जिसमें यहाँ पर बातें चली। इसी बीच में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग केस आया था नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का, इसने ट्रांसजेंडर को पहली बार थर्ड जेंडर बना दिया। सबसे बड़ी प्रॉब्लम इनको भी देखने को मिलती है। पुत्ता स्वामी और नवतेज सिंह जौहर का केस मैंने आप लोगों को बता दिया। तो घुमा फिराकर आज की डेट में अगर बात करें तो ये अलग अलग तरीके से देखे जाने वाला एक ऐसा एक्ट है, कोई बोलता है अच्छा है और कोई बोलता है बुरा है। तो जिसको अच्छा लग रहा है वो अच्छा बोलता है, जिसको बुरा लग रहा है वो बुरा बोलता है। अब ये डिपेंड करता है कि पूरा समाज इसको कैसे लेगा। तो इसी के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक बाकायदा बेंच बना दी है, वो बेंच जो है वो सारे मैटर सुनेगी। सुप्रीम कोर्ट में एक बड़ा ही प्यारा सा आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में जिसका इस्तेमाल किया जाता है। कौन सा आर्टिकल है?
आर्टिकल 145 का सेक्शन 3, ये आप लोग याद रखिएगा। इसके तहत में पावर मिली हुई है सुप्रीम कोर्ट को कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बना सकता है। और आप लोगों को ये बताना है कि ये पावर किस इंसान को मिली हुई है। एक ही है वो इंसान जिसको ये पावर मिली हुई है, आप लोगों को पता चल गया होगा। अच्छा, टोटल सुप्रीम कोर्ट में स्ट्रेंथ कितनी है आज के डेट में जजेस की, पता है आप लोगों को? टोटल इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, बताइए जरा। सुप्रीम कोर्ट में जजेस की अपॉइंटमेंट किस आर्टिकल के थ्रू होती है? आर्टिकल 124 के थ्रू होती है। और किस आर्टिकल के थ्रू हाई कोर्ट में आप लोगों को अपॉइंटमेंट होती है, ये आप लोगों को बताना है। ये सारे वो क्वेश्चन है, ये सारे वो आर्टिकल है जो टाइम टू टाइम आप लोगों को न्यूज में देखने को मिलते रहते हैं। नॉर्मली देखा जाए तो 3 तरह की कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पनिशेबल फॉर होमोसेक्सुअलिटी जो एक्ट है उसमें बोलते हैं कि भाई साहब ये पनिश एक तरीके से डेथ देनी चाहिए सेंटेंस, और होमोसेक्सुअलिटी इलीगल है, कुछ लोग तो ऐसा मानते हैं। दूसरे जो यहाँ पर थोड़े से न्यूट्रल टाइप के हैं, वो कहते हैं कि यार इसके लिए कोई कानून नहीं है और जो कर रहे हैं उसको करने दो। तीसरे टाइप के हैं कि भाई साहब सेम सेक्स मैरिज अलाउ होनी चाहिए और यहाँ पर सबको जो है अपना अपना हिसाब है उसको एंजॉय करना चाहिए। तो अलग अलग कैटेगरी में देश है। यहाँ पर अगर बात करें, यहाँ पर ये जो डेथ सेंटेंस है आप लोगों को मैक्सिमम मुस्लिम डोमिनेटेड कंट्री देखने को मिलेगी कि तुम करके दिखाओ, तुमको ना सूली पे लटका देना है हम लोगों को, ठीक है। तो वहां पर ये चीजें बिल्कुल अलाउ नहीं है। जहां पर ब्लैक है वहां पर सेम सेक्स मैरिज अलाउ है। भाई साहब तुम लाइफ को एंजॉय कर सकते हो, अपने हिसाब से अपनी जिंदगी जी सकते हो, कोई तुम्हारी जिंदगी में इंटरफेयर करने नहीं आएगा। तुम्हारा खुद का अधिकार है, तुम जैसे तुमको जहां पर जाके जो भी करना है तुम करो, तुम्हारी प्राइवेट लाइफ में कोई इंटरफेयर नहीं करेगा। तो ये सारे मुद्दे आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तो आर्टिकल 21 जो है वो राइट टू लाइफ और डिग्निटी के बारे में बात करता है। जब राइट टू लाइफ और डिग्निटी एक साथ में आ जाती है और प्राइवेसी भी उसमें घुस जाती है तो भाई साहब फिर तो कोई आकर तुम्हारी जिंदगी में इंटरफेयर नहीं कर सकता। तो ये सारे मुद्दे हैं आप लोगों के सामने। अब आप लोगों को बताना है क्या सही है क्या गलत है। बाकी आर्टिकल फिर भी आएंगे क्योंकि अभी सुप्रीम कोर्ट बैठेंगे, उसके बाद में सुनवाई चलेगी, फिर पूरे मुद्दे आगे बढ़ेंगे। तो वही है, जब सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेंगे और अच्छे से बातें होगी, अब उसी दिन डिस्कस करेंगे, उससे पहले इस आर्टिकल के बारे में कोई बात नहीं करेंगे। तो 1 महीने के लिए इस आर्टिकल पर पूर्ण विराम लगाएंगे, पर ऐसे नहीं लगाएंगे, क्वेश्चन अटेम्प्ट करके लगाएंगे। आर्टिकल बेसिकली क्वेश्चन पूछा गया डायरेक्ट यहाँ पर 2019 में कि आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो कि यहाँ पर राइट टू मैरी के बारे में आप लोगों को अधिकार देता है कि वन चॉइस है भाई साहब। तो आप लोग खुद देख लो, डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों ने यूपीएससी ने पूछ लिया इसके ऊपर। और ये एक ऐसा क्वेश्चन है घुमा फिरा कर 3 बार पूछा जा चुका है। कौन सा है? आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 में आप लोग को अधिकार देता है राइट टू मैरी, किसी भी पर्सन के साथ में आप लोग शादी कर सकते हैं। तो राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की कैटेगरी में आता है, संविधान खुद बोलता है। और कहां से निकल कर आया? ये लता सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश का केस था 2006 का, याद रखिएगा। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा राइट टू मैरी को बोला गया कि आर्टिकल 21 के तहत ये फंडामेंटल राइट है। डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा एग्जाम के अंदर में, और स्टेट पीसीएस के अंदर तो जरूर बनेगा अगर आप लोग यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उत्तर प्रदेश के रिलेटेड कानून है यहाँ पर ये। तो इस तरीके से स्टेट की भी आप लोग तैयारी कर सकते हैं। इंटरेस्टिंग एक क्वेश्चन बताऊं आप लोगों को। एक बच्चे ने बोला कि सर मेरी जो सिस्टर है वो तैयारी कर रही है स्टेट बीसीएस की। वैसे तो तैयारी मैं भी कर रहा हूँ स्टेट बीसीएस की, पर मेरी सिस्टर जो है वो कोचिंग कर रही है और मैं जो है मैं कोचिंग नहीं कर रहा हूँ, मैं आपसे पढ़ रहा हूँ। अभी आईएमएफ के बारे में, आईएमएफ के था सर डब्ल्यूएचओ के बारे में था क्वेश्चन कोई, तो आपने तो पता नहीं बहुत गहराई में जाकर पढ़ा दिया। डब्ल्यूएचओ ये, डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट, पता नहीं क्या क्या। मेरी दीदी ने है उसने कोचिंग में पढ़ा है, कोचिंग में उन्होंने कुछ पढ़ाया नहीं है, ऊपर ऊपर से पढ़ा के निकल गए। तो मैंने दीदी से बोला कि सर तो ऐसा पढ़ा रहे हैं। मेरी दीदी मुझे ये कह रही है कि स्टेट पीसीएस में जो इतनी गहराई में पूछा नहीं जाता है, फालतू में टाइम वेस्ट मत करो, कोचिंग वाले सही पढ़ा रहे हैं। तो यार आप लोग खुद देखो कि मतलब किस अंधेरे में आपको रखा जा रहा है, ठीक है। अब कल को वहां पर डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट अगर पूछ लेगी, वो कोचिंग वाले इतना भी नहीं एफर्ट डाल रहे हैं इतने पैसे लेने के बाद में कि वो रिपोर्ट ही बता दे डब्ल्यूएचओ की आप लोगों को, तो मतलब क्या ही चीजें रह गई है। करंट अफेयर मैं आज की डेट में बता दूं आप लोगों को, और भी कई सारे सब्जेक्ट ऐसे हैं। इवन मैं इंटरेस्टिंग तो मुझे ये लगा, बहुत सारे बच्चे ने जो एपीएफसी की तैयारी नहीं कर रहे हैं क्योंकि यूपीएससी का कोई कोर्स लॉन्च नहीं किया है, तो एपीएफसी का कोर्स ज्वाइन कर लिया और मुझे मेल कर रहे हैं सर इसी बहाने हमारी प्रीलिम्स की तैयारी हो जाएगी। समझ रहे हैं आप लोग यहाँ पर। और वे बच्चे हैं जो ऑलरेडी कहीं ना कहीं उन्होंने कोचिंग ज्वाइन कर रखी है। तो ये बात मुझे बड़ी सरप्राइजिंग लगी। तो यार क्या मतलब रह गया ऐसी जगह पैसे देने का। एक तरीके से आप लोग ये देखिए जो मतलब इस तरीके से ट्रीट करते हैं बच्चों को, तो ये चीज़ें मुझे थोड़ी सी लगती है कि यार एक तरीके से पैसे भी ले रहे हो सामने वाले से, और उसको मतलब वो तो अधिकार हो गया ना उस बंदे का, वो बेसिकली आप लोगों से पढ़ रहा है, ट्रस्ट कर रहा है, और उस बार ऐसी बातें कर रहे हो। तो फिर मैंने उसको बच्चे को समझाया, हालांकि मैंने कहा अगर आप लोग इस लेवल पर आकर तैयारी करते हो, आप लोग अक्सर देखना जो यूपीएससी में सेलेक्ट होते हैं वो अपने अपने स्टेट पीसीएस में टॉप रैंक होते हैं। अर्नब आप लोगों ने देखा एसएलवी फैमिली मेंबर थे, उनकी अंडर 20 रैंक आ गई उनकी यूपी पीसीएस के अंदर में, और यूपीएससी के अंदर में उनकी एंडिंग में रैंक थी। आप लोग खुद सोचो अब आप लोग क्या करना है। बस मेरा तो यही समझाना रहेगा, बाकी आप लोग समझ सकते हैं। ये कहते हैं कि सूरज को पाने की चाह करो तो तारे मिल ही जाएंगे। अगर तुम तारों को पाने की चाह करोगे तो भाई साहब कुछ नहीं मिलने का, जमीन पर पड़ोगे आके।
तो आप लोग अपने लेवल से थोड़ा सा ऊपर जाके तैयारी करो, वो हर जगह दिखेगा, आंसर राइटिंग में भी दिखेगा और वो हर जगह आप लोगों को दिखाई देगा, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना आप लोग। एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, सेम सेक्स मैरिज कहां कहां पर अलाउ की जाती है? अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, एशिया। तो यहां पर बात की जा रही है, तो यहां पर कौन सा आर्टिकल सही है? 1 2 3 2 3 4 1 4 1 3 4 या फिर ऑल ऑफ द अबोव? तो सही क्या है यहां पर? आप लोग देखते हैं एशिया का भी ऑप्शन यहां पर दे रखा है, तो एशिया के अंदर तो यार कोई अलाउ नहीं कर रखी है यहां पर, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो ये कंडीशन क्या हो गई? कंडीशन यहां पर आंसर जो हो गया वो आप लोगों का ए हो गया। तो ये काफी इंटरेस्टिंग है जो कि आप लोग यहां पर समझ सकते हैं, ठीक है। तो बेसिक चीजें हैं यहां पर ये सारी की सारी। और इस तरीके से अगर आप लोगों को बात अगर मैं बोलूं, देखो यहां पर आप लोगों का टॉपिक कैसे तैयार कराता हूं मैं। आप लोगों को पहले करंट की न्यूज बताई, उसके बाद में फिर उससे रिलेटेड स्टैटिक न्यूज बताई, उसके बाद में फिर आप लोग एक क्वेश्चन अटेम्प्ट कराए, उसके बाद में फिर आंसर राइटिंग का क्वेश्चन दिया। ये इस लेवल पे तैयारी होती है कि प्रीलिम्स से लेके मेंस से लेके इंटरव्यू तक की बातें आप लोगों को यहां पर बताई जाती है। ऐसे आर्टिकल को अगर आप लोग तैयार करके जा रहे हो तो बात आपके सामने कोई स्टूडेंट आके बैठेगा, वो कहीं सर्वाइव कर पाएगा? आप लोग आर्टिकल को पढ़ के निकल जाओ, क्वेश्चन प्रैक्टिस आप लोग करो ही ना। तो इससे क्या होता है? इससे फिर ये लगता है कि यार ये तो कुछ भी नहीं किया। आप लोगों को लगता है पढ़ तो लिया है। इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा, इंटरेस्टिंग ये एक बच्चा कह रहा है पॉलिटी की किताब कर रहा है वो बेसिकली उसमें जो ऐप के ऊपर, तो मुझे कह रहा है कि सर एपीएफसी उसमें एपीएफसी में सर इतनी अंदर तक थोड़ी ना पॉलिटी पूछी जाएगी, ठीक है। आप तो बिल्कुल इतने पत्ते खोल खोल के पढ़ा रहे हो सर यहाँ पर। तो आप लोगों ने यार, आप लोगों को क्या लग रहा है कि यूपीएससी आपसे पूछ के पेपर बनाएगी? ऊपर से पढ़ा के निकल दो, मेरे तो 10 लेक्चर में पॉलिटी खत्म करके बैठ जाऊं, या फिर ऐसे ही कर दे सब्जेक्ट। मैथ्स के इतने सारे लेक्चर आप लोग हो गए, जितने मतलब अभी होने वाले हैं बहुत सारे लेक्चर, रीजनिंग के, मैथ्स के, सबके आप लोग देखो पढ़ा के। अगर मुझे वो काम करना ही होता तो मैं ये काम करना स्टार्ट क्यों करता यार? मुझे करना है कि तसल्ली में चीजें आप लोगों को मिले विद कॉन्सेप्ट के साथ में, और वहां पर कहने के लिए वो एपीएफसी का बैच है। अगर आप लोग ढंग से चीजें ज्वाइन करोगे ना, हर एक एग्जाम के लिए आप लोग उसको निकालते हुए नजर आओगे। इतनी तसल्ली में चीजें करवाई जा रही है वहां पर, ठीक है। तो इसलिए कह रहा हूं तसल्ली में करो पढ़ाई, एक बार फिर सारे पेपर निकलेंगे। एक बच्चा कह रहा है सर 3 फॉर्म भर रखे हैं, 3 फॉर्म में से किसके लिए पढ़ाई करूं? किसी के लिए पढ़ाई नहीं करनी है, अपने सब्जेक्ट को दुरुस्त कर लो। 4 क्या 1000 फॉर्म भर लेना, सारे के सारे पेपर निकलेंगे। आप लोगों का पॉलिटी तैयार हो गया, आप लोगों का ज्योग्राफी तैयार हो गया, आप लोगों का इकोनॉमी तैयार हो गया, आप लोगों का हिस्ट्री तैयार हो गया। अब यार इनसे क्वेश्चन चाहे आप लोग एसएससी में पूछ लें, चाहे बैंकिंग में पूछ ले, स्टेट पीसीएस में पूछ ले, यूपीएससी में पूछ ले, टॉपिक तैयार कर लिया आप लोगों ने, सब्जेक्ट तैयार कर लिए। सबसे ज्यादा मार यही खाते हैं लोग, टॉपिक तो तैयार करते नहीं, एग्जाम के पीछे पड़े रहते हैं। अरे एग्जाम कोई भी आए, आप लोगों ने अपना एप्टीट्यूड कंप्लीट कर लिया ना सही, अपनी रीजनिंग कंप्लीट कर ली, इंग्लिश कंप्लीट कर ली, अपनी जो जनरल स्टडी कंप्लीट कर ली, अब आ जाए कोई भी एग्जाम सामने, मारो उसको पटक पटक के। तो तैयारी करने के तरीकों को समझो पहले। सबसे बड़ी दिक्कत यहीं पर रहती है, जो कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करती है। समझ में आ रही है कुछ बातें क्या बोल रहा हूं? तो ये चीजें जिस दिन समझ में आ जाएगी, उस दिन ये समझो कि आधे से ज्यादा काम जो है यहां पर सोल्व हो जाएगा। तो एक तरीके से आंसर राइटिंग को भी जिंदगी का पार्ट बना के रखो, बहुत ही सही चीज है, बहुत ही जरूरी चीज है। तो यहां पर बात की जा रही है, डू यू एग्री दैट द रिकग्निशन ऑफ द सेम सेक्स मैरिज विल हेल्प इंप्रूव दिस सिचुएशन? आज के में जो देश के अंदर में जो कंडीशन बनी हुई है, तो आप लोगों को बताना है, इसके ऊपर कमेंट करना है आप लोगों को, ठीक है। तो ये है पर्टिकुलर आर्टिकल, फीडबैक जरूर दे दिया करो, उसमें कोई टैक्स नहीं लग रहा है, कोई जीएसटी नहीं लग रहा है, ठीक है। तो आप लोग फीडबैक देने से शर्माना नहीं है, ठीक है। जिसने करी शर्म उसके फुट्टे करम, लाइक डिसलाइक करके 1 सेकंड में बता सकते हो, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। दोस्तों 2 चीज़ें होती हैं ज़िंदगी में, अगर किसी चीज़ के ऊपर आप लोगों को ट्रस्ट करना है तो सबसे पहले आप लोगों को उस चीज़ को यूज़ करना पड़ेगा। जब आप लोग उसको यूज़ कर लेते हो तो आप लोगों ने सुना होगा, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें वाली बात। और उस चीज़ को यूज़ करने से अगर लोगों को फ़ायदा हो रहा है तो इसका मतलब तुमको भी फ़ायदा हो सकता है। अगर लोगों को नुकसान हो रहा है तो तुमको भी नुकसान होगा। तो ये कॉमन सेंस की बात है, इसमें कोई ज़्यादा बोलने वाली बात नहीं है कि कोई चीज़ अच्छी है फिर बुरी है, कि उसमें क्या क्या क्राइटेरिया होने चाहिए कि वो आप लोगों को फ़ायदा पहुँचा रही हो, इसी के साथ में लोगों का फीडबैक उसको लेकर अच्छा हो रहा हो। पर लेकिन अगर ना तो लोगों को फ़ायदा पहुंचा रही हो और ना ही फीडबैक उसका अच्छा आ रहा हो, तो वो चीज़ जो है वो फिर किसी न किसी तरीके से गलत है यहाँ पर। अभी यहाँ पर अगर बात करें तो हम लोग बात करते हैं कि अगर हम लोग कल को दवाइयाँ ऑनलाइन बेचने लगे तो उसके क्या क्या इम्पैक्ट आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं। आप लोग सोचो, आज की डेट में इतनी सारी मशक्क़त होते होते भी यहाँ पर इतनी बुरी बुरी कंडीशन निकल कर आती हैं। कुछ दिनों पहले एक आर्टिकल मैंने डिस्कस किया था, वहाँ पर हालांकि बोलने में थोड़ा सा ओड लगता है कि हाँ ऐसी भी चीज़ें देखने को मिलती है। ये एक तरीके से देश के कई सारे राज्यों में देखने को मिल रहा था। आप लोगों ने सुना होगा कि कोई जो खांसी की दवाई को एज ए नशे के तौर पर यूज़ कर रहा है, कोई मतलब पता नहीं क्या क्या प्रोडक्ट खाते हैं। वहाँ पर डिस्कस किया था कि जो कॉन्डोम्स होते हैं उनको उबाल कर उनको नशे के तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा था। इतनी खपत बढ़ गई वहाँ पर कि यार ये क्या हो गया, समझ में नहीं आया।
तो सोचो ऑनलाइन जब चीज़ें बेचना स्टार्ट कर दे और तुरंत इमीडिएटली इतनी ज़्यादा वहाँ पर खपत बढ़ जाए, उसके ऊपर कितना ज़्यादा निगरानी करनी पड़ेगी और कितना ज़्यादा टफ हो सकता है चीज़ों को एक तरीके से रेगुलेट करना भी। तो ज़रूरी है कि उसके ऊपर कोई निगरानी करने वाला रहे यहाँ पर। तो इसी से रिलेटेड यहाँ पर ये टॉपिक है, ऑनलाइन रेगुलेटिंग जो भी यहाँ पर ऑनलाइन सेल ऑफ ड्रग्स है इन इंडिया, उसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। कोई भी दवाई अगर आप लोग आज के डेट में ऑनलाइन बेच रहे हो, बहुत सारी आज के डेट में कंपनी आ गई हैं जो दवाइयाँ ऑनलाइन प्रोवाइड कराती हैं, तो उसी के चलते हम लोग यहाँ पर बातें कर रहे हैं कि इसका स्टेटस क्या है आज की डेट में। इसको बोलते हैं ई फार्मेसी इन इंडिया। तो रेगुलेशन ऑनलाइन सेल ऑफ द ड्रग्स इन इंडिया, ई फार्मेसी इन इंडिया। तो बात की जा रही है कि ये एक्सपेक्टेड किया जा रहा है कि आने वाले टाइम में और ज़्यादा ये बढ़ने वाली है। यानी कि फिलहाल के टाइम पर 21.8% का कंपाउंड एनुअल ग्रोथ देखने को मिल रहा है। कंपाउंड इंटरेस्ट सुना आप लोगों ने? इंटरेस्ट के ऊपर भी जब इंटरेस्ट लग जाए तो उसको कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं, जिसको हिंदी में चक्रवृद्धि ब्याज बोलते हैं आप लोग, ठीक है। तो ये कंपाउंड से बढ़ रही है, यानी कि आज की डेट में एक तो लोग कोई ना कोई किसी न किसी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, हर एक इंसान को कोई ना कोई दिक्कत है। ऑनलाइन दवाइयां अगर एक बार को ट्रस्ट लोगों का हो गया तो दबाकर बेची खरीदी जाएंगी। तो 2021 से लेकर 2027 तक का टारगेट अभी जो दिख रहा है, टारगेट का ये तो मिल रहा है, टारगेट तो और ज़्यादा ही होगा, ये मिल रहा है कि इतना ग्रोथ यहाँ पर सामने निकल कर आ रहा है। मतलब एक तरीके से इतना चल रहा है तो आगे भी इतना चलेगा। तो एक्सपेक्टेशन आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रही है। मेन जो ड्राइविंग फैक्टर है यहाँ पर वो क्या है? इंटरनेट हर एक इंसान के हाथ में है। 1 मिनट में आप लोग चाहो कुछ भी चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हो आज की डेट में। चाहे आप लोग खाना मंगा लो, चाहे आप लोग कोई किताब देख लो, चाहे आप लोग कोई लेक्चर देख लो, चाहे कॉमेडी, चाहे मूवी, चाहे कोई सीरियल, चाहे OTT प्लेटफॉर्म पर चले जाओ आप लोग इस पे बैठ के, चाहे आप लोग गेम खेल रहे हो मोबाइल में, कुछ भी कर सकते हो आज की डेट में। और इसी के साथ में जियो ने इंटरनेट भी लोगों के हाथ में पकड़ा दिया। तो इस इंटरनेट और जो मोबाइल है इसने लोगों की लाइफ चेंज करके रख दी आज की डेट में। इसकी वजह से जो पेनिट्रेशन हो रहा है, जो मोबाइल फोन का पेनिट्रेशन हुआ है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक। इवन मैंने भी आप लोगों को बताया था कि मैंने भी ऑनलाइन हेल्थ की सर्विस कई बार इस्तेमाल करी है। प्रोक्टो ऐप और भी कई सारे ऐप जो मार्केट में आ रहे हैं आज की डेट में, कि आप लोग जाकर वहाँ से हेल्थ की सर्विस जो है डॉक्टर से डायरेक्ट कंसल्ट आप लोग कर सकते हो। तो इससे क्या हो रहा है कि लोगों को आसानी से एक तो डिमांड पूरी हो रही है और एक्सेसिबिलिटी बढ़ रही है। अब खुद सोचो, मान लो कोई एक डॉक्टर है जो कि आंखों का डॉक्टर है, मुझे उसके साथ में कंसल्ट करना है। अब मेरे पास में इतना टाइम नहीं है कि मैं जाऊँ उसके पास में अपॉइंटमेंट लूँ, जाकर कंसल्ट करूँ, तब जाकर वो मुझसे मिलेगा और तब जाकर चीज़ें होगी। 1 मिनट लगती है, तुरंत बैठकर प्रोक्टो ऐप खोला, उसमें जाकर अपॉइंटमेंट ले ली, जो भी डॉक्टर लग रहा है उसकी रैंकिंग है वहाँ पर, रेटिंग है, और उससे बातें कर ली और जाकर फिर अपनी दवाई ले ली आराम से स्टोर पे से। तो ये क्या हो गया? ये हो गया बहुत ही इजी वे में। आज के डेट में एम्स में जाओगे ना, खस्ता हालत हो जाती है भाई साहब। लोगों को अपॉइंटमेंट लेने में इतनी बुरी कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलती है। मैंने आप लोगों को शायद स्टोरी पहले सुनाई भी थी एक बार। मेरा दोस्त था, उसको कैंसर हो गया था, इसकी डेथ हो गई थी। फिर आगे चल के एम्स में भाई साहब लाइन लगे लगे खस्ता हालत हो गई थी। वहाँ पर इतने सारे बुरी कंडीशन वहाँ पर देखने को मिलती है। और कोविड-19 के टाइम पर तो आप लोगों को पता ही है कि लोग जो हैं सड़कों पर तक पड़े हुए थे। यहाँ पर इतनी सिचुएशन जो है वो गंभीर हो गई थी यहाँ पर उस टाइम पर। तो सोचो कोई दवाई आप लोगों को घर पर मिल जाए तो कैसा रहेगा। कोविड-19 के टाइम पर ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा बढ़ी। इसके चलते बहुत सारे हाउस होल्ड जो हैं उनको दवाइयों की होम डिलीवरी यहाँ पर की गई लॉकडाउन के टाइम पर। अब खुद सोचो, यहाँ मान लीजिए कोई प्रेग्नेंट वुमेन है और उसकी कोई रूटीन चेकअप चल रहा है, रूटीन दवाई चल रही है, कोविड-19 का लॉकडाउन लग गया, अब दवाई उसकी जरूरी है यहाँ पर। ऐसी ऐसी भी कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलती है कई बार प्रेगनेंसी में कि ड्यूरेशन में डेली कोई ना कोई इंजेक्शन लगते रहते हैं कई सारी महिलाओं को, बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम निकल कर आती हैं। तो ये सारा का सारा सिस्टम जब आप लोग ढंग से चेक करोगे तो जरूरी है कि उनकी सर्विस नहीं रुकनी चाहिए, भले ही दुनिया में कुछ भी चीज़ें होती रहे। तो कुछ चीज़ें ऐसी है कि दवाई एक दिन नहीं खाओ तो दिक्कतें होना स्टार्ट हो जाती हैं, ऐसी बीमारी आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो उनकी दवाई अगर रुक गई तो कैसे काम चलेगा। तो कंसर्न तो हालांकि आप लोगों को देखने को मिलता है हर चीज़ के, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। तो इसके लिए जरूरी है कि चीज़ों को ढंग से लेकर चला जाए। तो सबसे बड़ा तो कंसर्न ये रहता है कि इम्पैक्ट ऑन द क्वालिटी ऑफ द ड्रग्स, यानी कि कोई कैसी भी दवाई अगर उठाकर बेचने लगेगा तो यहाँ पर दिक्कतें आप लोगों को देखने को मिलेगी। आप लोग खुद सोचो, मान लीजिए कोई एक ऑनलाइन स्टोर है, वो कस्टमर तक दवाइयाँ पहुँचा देता है। अब यहाँ पर कोई चेक करने वाला है नहीं, कस्टमर को क्या ही पता चल रहा है कि नकली है फिर असली है। सामने वाला तो खा लेगा आराम से पर उससे कुछ फायदा देखने को नहीं मिल रहा है। तो ये दिक्कत है यहाँ पर। तो कम से कम कोई चेक करने वाला होना चाहिए ना एटलीस्ट, यार ये दवाई कैसी है, एक बार चेक करके कोई बताए तो सही कि ये दवाई कैसी है, ठीक है। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पर देखने को मिलती है कि क्वालिटी ऑफ द ड्रग्स के बारे में यहाँ पर बातें करते हैं। दूसरा, नॉन स्टैट्यूटरी बैकिंग है यहाँ पर, यानी कि कोई इसके लिए प्रॉपर एक ऐसी बॉडी नहीं है जो इस ऑनलाइन ड्रग के लिए पर्टिकुलर बना दे कि तो इसी को देखेगी, ठीक है, कि ये इसी को देखेगी यहाँ पर। जैसे नहीं एक इंसान जो है कुछ एक खेतों में जो चिड़िया कौवे या फिर जो भी है जो खेतों में जो एक तरीके से फसल को खराब करते हैं, वहाँ पर एक आदमी बैठा दे डंडा लेके तो इसे ही देखेगा बस। यहाँ पर इस तरीके से आप लोग चीज़ें यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। जैसे ऐप में कई बार क्या होता है, जैसे वीडियो अपलोड करी उसमें बफर होने लगती है, तो एक पर्टिकुलर बंदा उसी के लिए बैठा दिया वहाँ पर कि भाई साहब कम से कम एटलीस्ट वीडियो में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। इंसान जब लेक्चर देख रहा है तो उसकी वीडियो जो है वो प्रॉपर चलती रहनी चाहिए।
तो ये क्या हो गया कि उसी के लिए डेडिकेटेड कर दिया। उसके अलावा मान लीजिए कमेंट पढ़ने के लिए कोई इंसान बैठा दिया कि अपने कमेंट देख लिया, एक इंसान जो है पीडीएफ प्रोवाइड कराने के लिए बैठा दिया, एक जो है पीडीएफ बनाने के लिए बैठा दिया। तो ये मैं अपने लेवल पे बता रहा हूँ कि किस किस तरीके से पर्टिकुलर काम एक इंसान को दिया जा सकता है। तो इससे क्या होगा, उससे पूछेंगे कुछ भी गड़बड़ हो रही है कि भाई क्या हुआ, ये दिक्कत क्यों आ रही है यहाँ पे निकल के, पहले तो ये बताओ, उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बन जाएगी। पर सोचो किसी की रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ना तो कोई यहाँ पर कोई एक तरीके से दवाई देखने वाला बैठा है, ना कोई यहाँ पर क्वालिटी देखने वाला बैठा है, ना कोई यहाँ पर डिलीवरी देखने वाला बैठा है। तो फिर तो भाई साहब वो उसको बोलेगा तो बिल्कुल ऐसे है कि किसी एरिया में मर्डर हो गया, पुलिस वाले लड़ रहे हैं कि तेरे एरिया में हुआ कि मेरे एरिया में हुआ है। तो वो कंडीशन न आए, इसकी वजह से कस्टमर को झेलना पड़ जाता है। सबसे खतरनाक चीज ये है, नोट स्टैट्यूटरी बैकिंग यहाँ पर जो ये पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये खतरनाक है, इसके ऊपर काम करना जरूरी है। इसीलिए डेटा प्रोटेक्शन बिल के बारे में हम लोग बातें करते हैं, इसीलिए इतने लंबे समय से उसको लेकर चलने की कोशिश की जा रही है कि देश के अंदर में प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट तो बना दिया केएस पुत्तास्वामी केस के बाद में, पर इन रियलिटी उसको इंप्लीमेंट कौन करेगा ग्राउंड लेवल पर, वो देखेगा कौन ढंग से। बार बार सुप्रीम कोर्ट में फिर ना जाकर बैठोगे बार बार इसी के चक्कर में चलते रहेंगे तो हो गया बस काम यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में। वैसे इतने केस इतने लंबे समय से पेंडिंग पड़े हुए हैं, तो इसलिए बैलेंस बनाना जरूरी है। तो ड्राफ्ट ई फार्मेसी रूल जो है वो यहाँ पर बात की जा रही है, 2018 में आए, पर इन रियलिटी में जब तक कानून नहीं बनेगा सिस्टमेटिक वे में, रूल तो गवर्नमेंट ने बना दिया जरा सी देर में, कानून होता है पार्लियामेंट में डिस्कशन के बाद में पास करना, उसको स्टैट्यूटरी स्टेटस दे देना, फिर कोई गलती भी कर रहा है तो उसके लिए सजा का भी प्रावधान होता है वहां पर। तो वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर निकल कर आती है। तो ये कुछ ऐसी चीजें मैं आप लोगों को बता रहा हूं जो कि आप लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं और सही डायरेक्शन में लेकर चल सकते हैं। तो यहाँ पर कोई भी चीज जो है इस्तेमाल कर यहाँ पर बेसिकली आप लोग चीज़ों को देखें, ठीक है। जैसे मुझे एक बच्चा मेल कर रहा है, कह रहा है सर डेमो लेक्चर तो प्रोवाइड करा देते, कैसे यकीन करें कि आप अच्छा पढ़ा रहे हो। तो मैंने बोला डियर ऐप पर है डेमो लेक्चर, उनको देखो। तो फिर कह रहा है कि सर मज़ा आ गया, यूपीएससी का भी लॉन्च कर दो, मैं तो एपीएफसी की तैयारी नहीं कर रहा हूँ, मैं तो यूपीएससी कर रहा हूँ। मैंने कहा ठीक है, मतलब जो देख रहे हो उसको तो बोल नहीं रहे हो, देखने के लिए मैंने कहा अलग ही नेचर चल रहा है। कह रहा है कि यूपीएससी की तैयारी नहीं कर रहा हूँ और कह रहा है डेमो लेक्चर दे दो। मतलब जब तुम तैयारी नहीं कर रहे हो तो तुमको डेमो लेक्चर का क्या करना है उसकी पहले तो ये बताओ। तो कह रहा है कि मैं देखना चाह रहा था कि सर पढ़ा कैसा रहे हो वहाँ पर। मैंने कहा दूसरे सब्जेक्ट के दूसरे कोर्सेज के डेमो लेक्चर देख के तुम यूपीएससी डिसाइड करोगे। कितना क्यूट होता है ना कई बार है। क्यूटनेस ना कई बार ओवरलोडेड रहती है यार। मेरा तो मूड फ्रेश हो जाता है कई बार ऐसी ऐसी चीज़ें करके, मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें पढ़ के सुन के। मैंने कहा क्या ही बोलूँ। दोस्तों एमजी नरेगा एक ऐसी स्कीम है जो कि जब से यहाँ पर इम्प्लीमेंट की गई तब से लेके आज तक पता नहीं कितनी बार न्यूज़ में रहती है। इससे प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन बनते हैं, मेंस में भी, और इवन इंटरव्यू में भी आप लोगों से पूछे जाते हैं क्वेश्चन। ये एक ऐसी स्कीम आप लोगों को देखने को मिलेगी। अभी यहाँ पर क्या किया, अभी यहाँ पर जो सरकार ने अभी बजट के अंदर में इसका जो पैसा था वो रिड्यूस कर दिया, तो इसके चलते कई सारे क्वेश्चन मार्क यहाँ पर लगाए गए, क्योंकि एक ऐसी स्कीम थी जो कोविड-19 पर लोगों का सहारा बनी रही। काफ़ी लार्ज स्केल पर लोगों को जो है इसने सपोर्ट प्रोवाइड कराया। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं हम लोग किसके बारे में, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, जो कि हमारे देश में इंप्लीमेंट की गई थी काफ़ी लंबे समय पहले। डिटेल में भी बातें करूँगा, और ये आज की डेट में जो है ये माना जा रहा है कि कमर टूटती हुई इसकी यहाँ पर नजर आती है। कुछ बेसिक चीज़ें जो कि आप लोगों को इस पर्टिकुलर स्कीम के बारे में पता होनी चाहिए, और यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है। सबसे पहले तो आप लोगों को याद होगा, मैंने जब आप लोगों को इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉज पढ़ाए थे, वहाँ पर मैंने आप लोगों को राइट टू वर्क के बारे में बताया था। तो इंडस्ट्रियल रिलेशन लेबर लॉज में यहाँ पर राइट टू वर्क जो है वो यहाँ पर जब हम लोग बात कर रहे थे तो उस टाइम पर आप लोगों ने देखा कि यहाँ पर आर्टिकल 41 जो है वो बेसिकली यहाँ पर बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। एक बात और बता रहा हूँ, जैसे अभी वहाँ पर आप लोगों की 6 क्लास हो गई हैं, ठीक है, तो जब भी 7वीं क्लास अभी होगी 1-2 दिन के अंदर में, तो रिवीजन करके आइएगा उसको ढंग से, ठीक है, क्योंकि उसमें क्या होता है फिर आप लोग चीज़ों को रिकॉल कर पाते हो और कनेक्ट कर पाते हो। बहुत सारी चीज़ें डिस्कस और की जाएंगी वहाँ पर, आप लोग का एक बैलेंस आगे बनता रहेगा फिर, ठीक है। तो ये आर्टिकल 21 जो होता है इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि राइट टू वर्क। और यहाँ पर सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि एक ऐसी स्कीम है जो कि 2 आर्टिकल को आप लोगों को बहुत ही बखूबी निभाती हुई नजर आती है। एक तो यहाँ पर राइट टू लाइफ और दूसरा है यहाँ पर बेसिकली राइट टू वर्क, ठीक है, राइट टू लाइफ विद डिग्निटी। यानी कि सोचो आज की डेट में आप लोगों को जो मिल जाती है, और जैसे आप लोगों को जो मिलती है समाज में आप लोगों की रेस्पेक्ट बढ़ जाती है। वो इंसान जो कि आज की डेट में आप लोग की इज्जत नहीं कर रहे थे, 1 मिनट में आप लोग की इज्जत करना स्टार्ट कर देते हैं। एक बार एक आईएएस भाई साहब का इंटरव्यू सुन रहा था, उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बोले कि जब तक मेरा रिजल्ट नहीं आया था हम लोग रिजल्ट देखने की होड़ में लगे हुए थे। यूपीएससी अपने बेसिकली बोर्ड के सामने रिजल्ट लगाया करती थी पहले,
अब तो सारी चीज़ें ऑनलाइन आप लोगों को देखने को मिलती है। तो कुछ पुराने आईएएस ऑफिसर थे, तो उन्होंने बोला कि 2 मिनट पहले तक धक्का मुक्की हो रही थी रिजल्ट देखने में, कोई पूछ भी नहीं रहा था कि मैं कहाँ पर खड़ा हूँ। और 2 मिनट बाद ऐसा क्या चेंज आ गया मेरी ज़िंदगी में, जैसे ही रिजल्ट आया, मेरी रैंक थी अच्छी, मैं आईएएस बन गया, तो तुरंत लोग हैं, तुरंत मेरे लिए वहाँ पर एक तरीके से रेस्पेक्ट आ गई लोगों के मन में। कह रहे कि इंसान तो यार अब भी मैं वही था, अब थोड़ी देर पहले तो इज्जत नहीं मिल रही थी। तो ये होता है, आप लोगों की लाइफ एक तरीके से डिग्निटी वाली हो जाती है जैसे ही आप लोगों के पास में जॉब आती है, लोग आप लोग की इज्जत करना स्टार्ट कर देते हैं। वरना आप लोगों के अंदर ऐसे नहीं कि उस टाइम पर फूल उगाते हैं कि आप लोग के अंदर फूल निकल आए कि आप लोगों की जॉब लग गई है, नहीं, आप लोग जो है एक प्रोडक्टिव इंसान हो गए, आप लोग किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहे, आप लोगों की लाइफ जो है वो सारी चीजें आप लोगों के हाथ में आ गई है, इसलिए इंसान जो है इस तरीके से आप लोगों को यहाँ पर इज्जत देता हुआ नजर आता है। तो राइट टू लाइफ विद डिग्निटी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हर एक इंसान पैदा तो एक जैसे होता है, पर लेकिन इस दुनिया में आकर वो क्या चीजें लेकर चल रहा है, कैसे जिंदगी लेकर चल रहे हैं, वहां से डिसाइड होती हैं सारी चीजें। तो ये पर्टिकुलर स्कीम एक ऐसी स्कीम है जो कोविड-19 के टाइम पर लोगों के जीने का सहारा बनी। खासकर जो शहरों में काम किया करते थे, दूर दराज वाले एरिया में जब वो गांव में आए तो उस टाइम पर बहुत अच्छी सपोर्ट उनको यहाँ पर देखने को मिली। अगर बात करें यहाँ पर, इसका पहले नाम था नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। 2005 में जब यहाँ पर ये एक्ट लाया गया, 2006 में इसको इंप्लीमेंट किया गया, तो इसका नाम चेंज किया गया आगे एमजी नरेगा, इनके महात्मा गांधी जी का नाम लगा दिया। क्यों? क्योंकि महात्मा गांधी जी जो थे वो हमेशा गांव के उत्थान के बारे में बातें करते थे। वो बोलते थे कि गांव में हमारा भारत बसता है, अगर हमारे गांव जो हैं वो आगे अच्छे से बढ़ गए तो हमारा देश आगे बढ़ जाएगा, मैक्सिमम पॉपुलेशन हमारी गांव में रहती है। आज की डेट में अलग बात है कि हम लोग शहरों में आकर रहने लगे हैं, बहुत सारी चीजें हमारी चेंज हो गई हैं, पर फिर भी गांव में इंडिया बसता है आज की डेट में भी। तो 100 दिन का एम्प्लॉयमेंट उनको दिया जाए एक तरीके से। अगर किसी इंसान ने जाकर रजिस्टर कर दिया कि मुझे जॉब चाहिए, अच्छी बात यहां पर यह है कि उस इंसान को अगर जॉब नहीं मिलती है तो उसको भत्ता मिलना स्टार्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसने तो जॉब मांग ली, अब आपने नहीं दी, तो ये आप लोगों की गलती है। तो इसको कहते हैं अधिकार, इसको कहते हैं राइट, यानी कि आपने मांगी, आप लोगों को नहीं मिल रही है, तो आपके राइट का हनन हो रहा है। तो दुनिया में ये पहली स्कीम बनी जो राइट टू वर्क के बारे में लोगों को अधिकार देती हुई यहाँ पर नजर आई, और ये सीख के चलते यहाँ पर ये इतनी ज्यादा अप्रिशिएट भी की गई, क्योंकि एक ऐसा तबका सोसाइटी का जिसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहा था, वो इस स्कीम के चलते एक तरीके से कहीं ना कहीं अपनी जिंदगी की गुजर बसर करने लगा। इंपॉर्टेंट बात क्या है, फर्स्ट टाइम इसको प्रपोज किया गया 1991 में, और उस टाइम पर देश के प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव। एमजी नरेगा को फिर आगे लाकर यहां पर इंप्लीमेंट किया गया। आप लोगों को ये बताना है कि हमारे संविधान में वो कौन सा आर्टिकल है जो कि पंचायती राज सिस्टम के बारे में बातें करता है डीपीएसपी के अंदर में। यहां से पंचायत निकाल के लाए हम लोग। स्टार्टिंग से हमारे संविधान में पंचायत नहीं थी, याद रखिएगा। जब स्टेटमेंट देते हैं क्वेश्चन में तो आप लोग कंफ्यूजन में डालते हैं कि हमारे संविधान में ओरिजिनली पंचायत थी, नहीं। पंचायती राज सिस्टम हमारे संविधान में 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा लाया गया, और म्युनिसिपैलिटी जो है वो 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा लाई गई, वो भी 1992 में, यानी कि 1950 में संविधान इंप्लीमेंट हो गया। उसके 42 साल बाद हमारे देश में पंचायती राज सिस्टम इंप्लीमेंट किया गया। पर इसका यह मतलब नहीं कि उससे पहले पंचायत नहीं थी देश में, पंचायत थी, वो अपने राज्य ने अपने अपने हिसाब से बना रखी थी। कोई पर्टिकुलर कानून नहीं था जिसको फॉलो कर वो पंचायत बना सकते थे। ये क्यों बता रहा हूं? क्योंकि यहां पर जो पर्टिकुलर एमजी नरेगा है ना, ये पंचायत के द्वारा ही इंप्लीमेंट किया जाता है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है यहां पर। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाए कि ये पर्टिकुलर स्कीम के बारे में, तो आप लोग यहां से याद रखिएगा, और एग्जाम में क्वेश्चन आप लोगों के बड़ी फ्रीक्वेंटली यहां पर बनते हैं। इंटरेस्टिंग चीज क्या है, कई सारे लोग जो है इस पर्टिकुलर जो स्कीम को कनेक्ट करके देख लेते हैं, कई सारे जो हमारे आज की डेट में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल भी है। जैसे अगर आप लोग यहां पर बात करेंगे तो कई सारे गोल ऐसे हैं जो कि यहां पर काम करते हुए नजर आते हैं यहां पर। जैसे कि अगर बात करें डिसेंट वर्क के बारे में, तो डायरेक्ट आप लोग इसको कनेक्ट करके यहां पर देख सकते हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं भूखमरी भी मिटती है जब इंसान को यहां पर एक तरीके से जॉब मिलती है, उसकी गरीबी भी मिटती है, आप लोग देख सकते हैं। हेल्थ भी वो अपनी सही रख सकता है जब उसके पास में पैसा आएगा, बच्चों की एजुकेशन को भी लेकर चल सकता है। तो इस तरीके से इनइक्वलिटी भी यहां पर आप लोगों को खत्म होती हुई नजर आती है, और इसका स्कीम का इस्तेमाल कई बार इन्वायरमेंट को सपोर्ट करने के लिए भी यहां पर किया जाता है। तो एक ऐसी स्कीम है जिसको अगर कोई टच करता है तो ये लगता है कि यार गलत चीज टच कर दी, इतने सारे लोगों को इससे फायदा हो रहा था, इसके चलते यहां पर बार बार इसके बारे में बातें की जाती है। तो आर्टिकल 21 ये आप लोगों को याद रखना है, और आर्टिकल 41 ये दोनों आर्टिकल आप लोगों को याद रखने हैं, एमजी नरेगा से रिलेटेड है। कोई भी कंफ्यूजन इसको लेकर नहीं होना चाहिए, ठीक है। और फीडबैक जरूर दिया करो यार, जैसा भी आप लोगों को लगता है डिस्कशन, लाइक या फिर डिसलाइक कर 1 सेकंड में बता सकते हैं, अपना प्यार दिखा सकते हैं, फिर गुस्सा दिखा सकते हैं अगर मजा ना आया हो लेक्चर में, ठीक है। तो इससे मुझे नहीं मतलब फीडबैक, मतलब यूट्यूब को फीडबैक मिलता है। मैंने दिखा रखा था चैनल वार्निंग पर पड़ा हुआ है, इसलिए चैनल की जो रीच है वो बिल्कुल रोक दी है। जहां जो बहुत सारे बच्चे इसको देख रहे थे, लाखों लाखों लोग, अब देखो हटकर कहां पर आ गए हैं। रीजन क्या है, उसके ऊपर स्ट्राइक डाल रखी है चैनल के ऊपर, मैंने आप लोगों को दिखाई थी प्यार है यूट्यूब को हमसे कुछ लोगों को, ठीक है। तो इसलिए फीडबैक जरूर दिया करो, और लगता है लेक्चर आप लोगों को अच्छा लगता है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप लोग पहुंचा भी सकते हो उसको, ठीक है। तो कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इसको लेकर।
दोस्तों इस टॉपिक से रिलेटेड मैं आप लोगों के दो आर्टिकल डिस्कस करूंगा। यहाँ पर बात की जा रही है वल्चर के बारे में, ठीक है। अभी जो ये पर्टिकुलर टॉपिक है यहाँ पर, इससे पहले आप लोगों को बेसिक इन्फॉर्मेशन भी पता चलेगी और फिर यहाँ पर आप लोगों को और भी कई सारी चीज़ें जो हैं मैं बताता हुआ चलूँगा। पर पहले यहाँ पर इससे पहले एक दूसरा आर्टिकल है जो कि आप लोगों को मैं बताता हूँ, जिससे कि आप लोगों के माइंड में बिल्कुल क्लैरिटी हो जाए। फिर यहाँ पर इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, यानी कि वल्चर की बेसिक इन्फॉर्मेशन पहले समझेंगे। आर्टिकल जो है बेसिकली उसके बारे में पहले हम लोग जानेंगे। ये जो आर्टिकल है ये डाउन टू अर्थ का आर्टिकल आप लोगों को देखने को मिलेगा। गिद्ध देखें आप लोगों ने, वल्चर जिनको बेसिकली बोलते हैं, अब तो काफ़ी कम यहाँ पर दिखाई देते हैं, बहुत सारी दिक्कतें इनको देखने को मिली। पर लेकिन वल्चर जो है उनको धरती पे से बीमारियों को साफ करने का एक तरीके से काफ़ी बड़ा श्रेय यहाँ पर इनको जाता है। वल्चर ये एक तरीके से धरती के सफाई कर्मचारी भी बोले जाते हैं, क्योंकि कोई भी अगर यहाँ पर जीव जंतु मर जाता है वो धरती पर पड़ा हुआ सड़े ना, उसके अंदर कीड़े ना पड़े, इससे पहले वल्चर उसको निपटा जाते हैं। तो इनको इसीलिए यहाँ पर ये आप लोग बोल सकते हैं हमारे लिए काफ़ी फायदेमंद है यहाँ पर फिलहाल के टाइम पर ये बोला जा रहा है कि मैक्सिमम ये पाए जा रहे हैं आउटसाइड द प्रोटेक्टेड एरिया, ठीक है। तो कंजर्वेशन जो एफर्ट है उसके ऊपर बेसिकली बात की जा रही है। एक बार को तो ये बिल्कुल खत्म हो गए थे। अगर मैं आप लोगों को इसके बारे में थोड़ा सा बताऊं, ये माना जा रहा है कि एक टाइम पर ऐसा था देश के अंदर में लगभग 40 मिलियन के करीब ये देखने को मिलते थे वल्चर यानी कि गिद्ध। पर लेकिन पिछले कुछ टाइम में यहाँ पर ये लगभग 40 मिलियन से ओनली 19,000 आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिले। और ये डेटा खुद मिनिस्ट्री के द्वारा बताया गया कि इतनी बुरी कंडीशन यहाँ पर देखने को मिली। तो इसके चलते काफ़ी ज़्यादा जरूरी था कि इनको प्रोटेक्टेड रखना और यहाँ पर और ज़्यादा इनको सपोर्ट प्रोवाइड कराना, जिसके चलते आने वाले टाइम में यहाँ पर इनको संग से रखा जा सके। देखिए जिस दुनिया में, जिस इन्वायरमेंट में हम लोग रहते हैं ना, वहाँ पर अगर प्रकृति के साथ में छेड़खानी की जाएगी किसी भी तरीके की, और किसी भी चीज़ में कोई बढ़ोतरी और कोई घटोतरी होगी, यानी कि कोई बढ़ेगा और कुछ घटेगा, वो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होगा। तो इसलिए बैलेंस बनाकर चलना बहुत ज़्यादा जरूरी है, चाहे वो कोई भी चीज़ क्यों ना हो। ये बात आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर बात की जा रही है कि जो रिसेंटली अभी स्टडी की गई है वल्चर्स के ऊपर, कि किस तरीके से आउटसाइड द प्रोटेक्टेड एरिया यहाँ पर उनको जो भी थ्रेट्स वगैरह देखने को मिल रही है, कई सारे इश्यूज निकल कर आते हैं, तो उसको कैसे कंट्रोल करना है और इनकी जो पॉपुलेशन है वल्चर की, वो जो डिक्लाइन हो रही है, उसको कैसे आप लोगों को सही से लेकर चलना है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर इन चीज़ों पर फोकस देना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर इनकी संख्या घटी तो ये इंसानों की संख्या घटती हुई नजर आएगी पृथ्वी पे से, बीमारियों की वजह से और महामारियों की वजह से, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। अगर कोई वल्चर की स्पीसीज के बारे में आप लोगों से कोई पूछने लगे तो ये सारी स्पीसीज के नाम आप लोगों के सामने यहाँ पर दे दिए गए हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर ओरिएंटल व्हाइट बैक्ड वल्चर हो गया, इसी के साथ में यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा ये सिलेंडर ब्लेंडेड वल्चर हो गया, ठीक है। लॉन्ग बेल्ड वल्चर आप लोगों को देखने को मिलेगा, इजिप्टियन वल्चर है, रेड हेडेड वल्चर है यहाँ पर। तो टोटल मिलाकर 9, वैसे तो आप लोगों को देखने को मिलेगा दुनिया में 22 पाए जाते हैं इसकी प्रजातियां, पर हमारे देश में आप लोगों को इसकी 9 प्रजातियां आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो रिसेंटली अभी इनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा खत्म होगी, तो उस टाइम पर यह था कि कैसे इसका सोल्यूशन किया जाए, थ्रेट इनको क्यों देखने को मिल रही थी। तो कोई भी चीज़ अगर उसको कोई थ्रेट देखने को मिल रही है, उनकी संख्या खत्म हो रही है, तो उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न होगा। मैंने अभी बताया कि ये मरे हुए जानवरों को खाते हैं, हालांकि ये मेन फूड नहीं होता है, पर कुछ ना मिले तो फिर इंसान को, इंसान नहीं, गिद्ध को खाना पड़ता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर ये जो गिद्ध है, यहाँ पर इनका जो खाना होता है उसमें आप लोगों को देखने को मिलेगा जानवर, और जानवर के अंदर में हम लोग डाइक्लोफिनेक यूज़ करते हैं, कई सारी मेडिसिन जो कि जानवरों को दी जाती है। और इसको खाने के बाद में गिद्ध के जो है प्राण पखेरु उड़ जाते हैं, यानी कि गिद्ध तो अपना खाना खाएगा, जानवर को खाएगा, मरे हुए जानवर को खाएगा, और जैसे ये मरे हुए जानवर को खाएगा तो फिर यहाँ पर इसकी किडनियाँ फेल होना स्टार्ट हो जाती है, इसकी ज़िंदगी जो है वो दरबत्तर हो जाती है। तो इनडायरेक्ट वे में बोला जाए तो इंसानों की जो हरकतें हैं वो कहीं ना कहीं यहाँ पर गिद्धों पर भारी पड़ना स्टार्ट हो गई, और बहुत सारे गिद्ध जो हैं उनकी जान चली गई इसकी वजह से, इतनी बुरी कंडीशन यहाँ पर देखने को मिली। तो यहाँ पर इसके ऊपर हालांकि आगे चलकर बैन लगाया गया। लॉस जो नेचुरल हैबिटेट है जहां पर ये रहते हैं, एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी होती है, इंसानों के द्वारा की गई हरकतें, यानी कि हम लोग कहीं फैक्ट्री लगा रहे हैं, कहीं अपनी सड़कें बना रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, ठीक है, जंगलों में जाकर हम लोग सफारी कर रहे हैं, वहां पर एंजॉय कर रहे हैं, तो ये कंडीशन देखने को मिलेगी। मरे हुए जानवर तो कभी नहीं छोड़ रहे हैं हम लोग, ये हरकतें हैं, ठीक है। फूड की कमी हो जाना यहाँ पर, और जो फूड है वो भी कॉन्टेमिनेटेड, यानी कि उसमें भी कुछ ना कुछ कमी देखने को मिल रही है। और कई सारी जो बड़ी बड़ी लाइन बिजलियों की हम लोग लगा रहे हैं, कई सारे गिद्ध तो उसमें अड़के यहाँ पर निपट गए, यानी कि एक तरीके से उसमें टकराते हैं और उसकी वजह से यहाँ पर उनकी डेथ हो जाती है। तो ये सिचुएशन आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी, यानी कि गिद्ध की संख्या खत्म होने में बहुत बड़ा रीजन जो है वो आप लोगों को हम जैसे लोग देखने को मिलेंगे। और आज की डेट में आप लोगों को बताऊं, बहुत सारी प्रॉब्लम तो इंसानों में इसलिए देखने को मिल रही है
कि जो भी दूध आता है घरों के अंदर में उन जानवरों से आता है जिन जानवरों को यहाँ पर इंजेक्शन लगा लगा कर उनसे दूध निकाला जाता है। तो खासकर ये बड़े लोगों पर तो कोई ज़्यादा इम्पैक्ट डाल नहीं रहा है, हालांकि आराम आराम से डाल रहा है, पर लेकिन छोटे बच्चे के ऊपर काफ़ी इम्पैक्ट डाल रहा है। छोटे बच्चों के ऊपर स्टार्टिंग से बाल सफ़ेद हो जा रहे हैं, आंखों पे चश्मे लग जा रहे हैं, तो ये कंडीशन देखने को मिलेगी। तो इसलिए एक थोड़ी सी रिक्वेस्ट है कि कभी भी बाहर से दूध लेकर आओ तो गांव में अगर हो तो आप लोग दूध को निकाल कर कच्चा दूध तुरंत पी लो, कोई दिक्कत नहीं है। गांव में अगर आप लोग घर में भैंस है और आप लोग उसको इंजेक्शन नहीं लगाते हो, पर लेकिन अगर बाहर से दूध आ रहा है तो उसको बिना प्रॉपर उबाल दिए हुए, बिना गर्म किए हुए उसको बिल्कुल भी नहीं पीना है। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा, ये दिक्कत क्रिएट करता है, ठीक है। तो ये जरूरी है काफ़ी। तो यहाँ पर इसलिए यहाँ पर आज के डेट में कंडीशन देखने को मिलती है। तो इंपॉर्टेंट है कि कैसे हम लोगों को सही से चीज़ों को लेकर चलना है। हमारे देश में 9 प्रजाति पाई जाती है जैसे मैंने अभी बताया, और हमारे देश में इनको प्रोटेक्ट किया जाता है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में, ये देखने को मिलेगा। वैसे यहाँ पर शेड्यूल 1 में है कुछ, तो जो यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर ये कुछ 2-4 और बाकी के यहाँ पर शेड्यूल 4 में देखने को मिलेंगे। जिनको ज़्यादा प्रोटेक्ट करना है शेड्यूल 1 में और जिनको कम प्रोटेक्ट करना है उनको शेड्यूल 4 में। तो ये पर्टिकुलर एक्ट आप लोग याद रखिएगा, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन नाम से आप लोग समझ सकते हैं। वाइल्ड लाइफ मतलब जंगलों के अंदर जो जीवन पाया जाता है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए कानून है बाकायदा हमारे देश में, जिसको वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आप लोग बोलते हो। तो इस तरीके से क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछे जाते हैं, ठीक है। तो बेसिक है, कोई कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए। अगर मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछूं तो आप लोग इसका आंसर दो। यहाँ पर बात की जा रही है, यहाँ पर अभी अगर बात की जाए तो ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से बन सकते हैं, कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है, ठीक है। तो ये वल्चर की थ्रेट के बारे में बात की जा रही है। तो आप लोगों को देखने को मिलेगा यहाँ पर पहला बोला गया कि पॉइजन फ्रॉम द, जो आप लोगों को यहाँ पर बेसिकली डाइक्लोफेनेक जो देखने को मिल रहा है, ये यहाँ पर एज ए मेडिसिन के तौर पर यूज किया जाता है। इसी के साथ में इनके नेचुरल हैबिटेट खत्म हो रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पर बात की जाए तो इनका फूड इनको नहीं मिल पा रहा है, और इलेक्ट्रिसिटी के साथ में भी इनके पंख पखेरु लगकर जो है वो यहाँ पर दिक्कतें देखने को मिल रही है। तो आंसर क्या हो गया, ए में बोला गया 1 2 3, बी में बोला गया 2 3 4, सी में बोला गया 1 3 4, डी में बोला गया ऑल ऑफ द अबव। तो सीधी सीधी बात है कि सारी की सारी प्रॉब्लम आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रही है, ठीक है। और यहाँ पर करेक्ट आंसर पूछा गया है। तो यहाँ पर पॉइजन दिया जाता है, लॉस जो यहाँ पर देखने को मिलेगा एक तरीके से। तो ये भी आप लोग देखते हैं यहाँ पर नेचुरल जो हैबिटेट है ड्यू टू नेचुरल एक्टिविटी, ये सॉरी हाँ ये स्टेटमेंट गलत है, यहाँ पर ये स्टेटमेंट गलत है, देख लेना आप लोग। यहाँ पर देखो स्टेटमेंट कैसी बनती है, ठीक है। यहाँ पर जो नेचुरल हैबिटेट खत्म हो रहे हैं वो नेचुरल एक्टिविटी नहीं, मैंने अभी क्या कहा था आप लोगों को, एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी, यानी कि इंसानों के द्वारा की गई हरकतों की वजह से नेचुरल हैबिटेट खत्म हो रहे हैं। तो ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है अपने ही आप में। अगर इस तरीके से स्टेटमेंट देकर आप लोगों से पूछा जाए तो आप लोग क्वेश्चन को गलत कर दोगे 1 मिनट में कि हाँ सब कुछ सही सा लग रहा है। तो इसलिए कहते हैं क्वेश्चन को केयरफुली आप लोगों को पढ़ना है। तो आंसर सी हो गया, वरना यहाँ पर अगर बोल देते कि एंथ्रोपोजेनिक तो आंसर डी हो जाता, ठीक है। तो क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया करो अच्छे से। यूपीएससी ऑलरेडी क्वेश्चन पूछ चुकी है, अगर आप लोगों को लग रहा है यहाँ से क्वेश्चन ही पूछा गया है। वल्चर जो कि यहाँ पर काफी लार्ज स्केल में इंडिया देश के अंदर में देखने को मिलते हैं, अब रेयरली कहीं दिखाई देते हैं। क्या रीजन है उसके पीछे, वीडियो को पॉज करके स्टेटमेंट पढ़ लो और क्वेश्चन आप लोग आराम से दे दोगे आंसर, मुझे पता है। इसी के अंदर लिखा हुआ है, कौन सा देखो, ड्रग्स यूज, जो ड्रग यहाँ पर यूज की जाती है कैटल ओनर्स के द्वारा, ट्रीटिंग देयर डिजीज इन द कैटल, वो जो बीमारी है वो वल्चर की जान खराब कर रही है। आप लोग खुद सोचो, वैसे जो डॉक्टर होगा, जो साइंटिस्ट होगा, जिन्होंने इसके ऊपर स्टडी की होगी कि वल्चर मर क्यों रहे हैं यार, आखिर ऐसी क्या दिक्कतें देखने को मिल रही है, तो उन्होंने पहले चीज़ों को समझा होगा कि वल्चर को प्रॉब्लम क्या देखने को मिल रही है, कि वल्चर मर रहे हैं पर लेकिन जानवरों को तो खा रहे हैं, तो इसका मतलब जानवरों के अंदर कोई प्रॉब्लम आ गई है। तो यहाँ पर उस तरीके से मतलब एक तह से तह में जाना वो काफ़ी बड़ी बात होती है, यहाँ पर उस चीज़ को अंडरस्टैंड करना। तो इस तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कोई भी चीज़ें जो है डायरेक्टली नहीं होती, ऐसी ऐसी सिचुएशन सामने निकल कर आती है, ठीक है। अब थोड़ा सा इसके बारे में मैं आप लोगों से बताता हूँ, इसी के आगे एक्सटेंडेड आर्टिकल आप लोगों को देखने को मिलेगा। बात की जा रही है यहाँ पर एक पर्टिकुलर टाइप के वल्चर के बारे में। तो यहाँ पर जो ये वल्चर है इसकी गर्दन देखो आप लोग, ऐसा लग रहा है कि किसी को दाद हो गए हो, ठीक है। पर लेकिन ये इसके फीचर है, यहाँ पर इसको रेड हेडेड वल्चर बोला जाता है। अभी क्यों न्यूज़ में आ गया है ये रेड हेडेड वल्चर, इसलिए न्यूज़ में आ गया है क्योंकि लगभग 2 डिकेड यानी कि 20 साल के लगभग बाद में यहाँ पर ये इंडिया के अंदर में रिसेंटली अभी स्पॉटेड किया गया, देखा गया है। इससे पहले यहाँ पर देखने को नहीं मिलता था। इसको एशियन किंग वल्चर के नाम से भी जानते हैं। ये काफ़ी देखो आप लोगों से ना कई बार ना, जैसे कि यूपीएससी कई बार इस तरीके से गेम खेलती है, इसलिए मैं आप लोग कहता हूँ कि टॉपिक को आप लोगों को इस तरीके से तैयार करना है। जैसे नहीं आप लोगों से जैसे साइक्लोन के बारे में बात करते हैं, कई जगह इस पर्टिकुलर साइक्लोन को कोई विली विली बोल रहा है कि उस एरिया में पाया जाता है तो उसको विली विली बोलने लगते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लिए जाते हैं इस तरीके से, जब पता होगा तो फिर माइंड में आप लोग कन्फ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसको एशियन किंग वल्चर भी कहते हैं और इसी के साथ में यहाँ पर पोंडिचेरी वल्चर के नाम से भी इसको जाना जाता है।
ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जो पाया जाता है नॉर्मली अगर देखा जाए तो, ठीक है। पर लेकिन जब मैंने आप लोगों से डिस्कस की थी यहाँ पर, ये आप लोगों ने सुना था ना कि हम लोगों ने जो यहाँ पर बेसिकली डाइक्लोरोफेन्स के बारे में हम लोगों ने डिस्कस की थी, इसकी वजह से इनकी संख्या घट गई थी, ठीक है। तो ये यहाँ पर जो डाइक्लोरोफेनिक जो है बेसिकली इसकी वजह से जो संख्या घट गई, इसलिए यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिले इनकी जो संख्या है वो बेसिकली क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी में आ गया, ठीक है। तो ये आप लोग समझ सकते हैं। साइंटिफिक नेम आप लोगों के सामने यहाँ पर इसको सर्कोजिप्स कैल्व्स के नाम से आप लोग इसको बोल सकते हैं। पूरा अगर ढंग से देखना हो तो ये आप लोग देखते हैं, फिर से देखने को मिल रहा है यहाँ पर, तो बीमारी नहीं है यहाँ पर, ये इसकी एक तरीके से शरीर पे कलाकारी है, ठीक है। बीमारी नहीं है, कलाकारी है, ठीक है। तो ये इसलिए यहाँ पर अभी न्यूज़ में आ गया। तो बेसिक सी इन्फॉर्मेशन है, तो सारा टॉपिक जो है आप लोगों का वल्चर से रिलेटेड कंप्लीट हो गया। अब कोई डाउट हो तो बताना, अब नहीं डाउट होना चाहिए वल्चर के बारे में, है कि नहीं। अब आप लोगों के सामने है कौन बनेगा छोटू करोड़पति। डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे कि विच स्टेट अप्रूव किया है अभी 10% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन, जो कि यहाँ पर स्टेट के अंदर में गवर्नमेंट जॉब में। मैंने इंपॉर्टेंट आप लोगों को ये पढ़ाया भी था कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में क्या होता है। जैसे यहाँ पर जनरल हो गया, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, ओबीसी, एससी, एसटी, ये कहते हैं हॉरिजॉन्टल, पर इसके अंदर में वुमेन को रिजर्वेशन दे देना, दिव्यांगन को रिजर्वेशन दे देना, डिफेंस जो फ्रीडम फाइटर को रिजर्वेशन दे देना, ये हो गया वर्टिकल रिजर्वेशन हर एक कैटेगरी में अलग अलग से। तो वर्टिकल रिजर्वेशन की बात यहाँ पर की जा रही है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या फिर पंजाब, सही आंसर क्या है, ABCD आप लोग को बताना है। क्वेश्चन नंबर 2 यहां पर बात की जा रही है कि किसके द्वारा होस्ट किया गया फर्स्ट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ये शेयर्ड बुद्धिस्ट हेरिटेज। तो अरुणाचल प्रदेश, यहां पर बात की जा रही है हिमाचल प्रदेश, दिल्ली या फिर महाराष्ट्र। सही आंसर क्या है ये आप लोगों को बताना है। बात की जा रही है कि किसके द्वारा यहां पर जीता गया ऑस्कर यहां पर 2023 में, ये मतलब एक तरीके से 7 ऑस्कर जीते गए हैं। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में आप लोगों के बनने के चांसेस यहां पर हो सकते हैं। बात की जा रही है पावर ऑफ डॉग, एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वन, अवतार, द वे ऑफ वाटर, द एलिफेंट विस्पर। 7 किसके द्वारा जीते गए हैं ये आप लोगों को बताना है। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आगे बात की जा रही है कौन सा साइक्लोन अभी रिसेंटली न्यूज में था जिसने मालावी और मोजाम्बिक में कोहराम मचा रखा था, ठीक है। तो यहां पर बात की जा रही है साइक्लोन अभी जो कोज किसकी वजह से था बेसिकली, ठीक है, नाम भी बताऊंगा, ठीक है। तो यहां पर आप लोगों को पता होना चाहिए इसका नाम। बेसिकली बात की जा रही है जावेद, इसी के साथ में यहां पर हेनामोडोट, ठीक है। तो यहां पर हेनामोनोर, ठीक है, इसी के साथ में आसनी, यहां पर फेरेडी। तो उसका नाम आप लोगों को यहां पर पता होना चाहिए, नहीं पता होगा तो दिक्कत होगी। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है यहाँ पर, ये सी सेट में आप लोगों से कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको अटेम्प्ट करो, फिर आप लोगों को इसका आंसर बताया जाएगा। देखता हूं कौन कौन जो है वो सही आंसर यहां पर देता है, ठीक है। तब तक हम लोग यहां पर बात करते हैं किसके बारे में, यहां पर यह है होकेरा वेटलैंड। होकेरा वेटलैंड आप लोगों को देखने को मिलेगा, इसके बारे में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि ऐसे एरिया में है जो कि काफी ज्यादा न्यूज में रहता है। तो कहां पर है, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर देखने को मिलेगा। तो ये याद रखिएगा, झेलम जो रिवर है उसके साथ में कनेक्ट करके आप लोग यहां पर इसको देख सकते हैं। श्रीनगर जो कि कैपिटल है उससे 10 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर में। इसको ये दर्जा जो मिला था वो 2005 में मिला था यहाँ पर। तो काफी इंपॉर्टेंट सोर्स है यहाँ पर, फूड वगैरह या फिर दूसरी जो फिशेज वगैरह उनका ब्रीडिंग सेंटर आप लोग इसको बोल सकते हैं, चिड़ियाओं के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। और अगर रामसर साइट के बारे में बात करें तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारी रामसर साइट जो है इस पर्टिकुलर स्लाइड में प्रोवाइड करा दी है, ताकि आप लोग थोड़ा सा इनके बारे में ध्यान रखिए, ठीक है। कोई भी इसको लेकर डाउट हो तो उसको क्लियर करना है। रामसर साइट से क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में बनते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, आंसर देख लेते हैं कि कर ताकि आप लोगों के माइंड में क्लैरिटी रहे। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर बात की जा रही है किसके बारे में, कि कौन सा स्टेट अप्रूव किया 10% रिजर्वेशन। तो याद रखिएगा उत्तराखंड ने यहाँ पर अभी ये स्टेप उठाया, ठीक है। उत्तराखंड को उत्तर प्रदेश से अलग किस साल में किया गया था, बताओ जरा, देखता हूँ कौन कौन बताता है। आगे चलते हैं, यहाँ पर किसके बारे में बात की जा रही है, ये इंटरेस्टिंग है कि यहाँ पर फर्स्ट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन शेयर्ड जो बेसिकली बुद्धिस्ट हेरिटेज, तो ये कहाँ पर आप लोगों को देखने को मिली। तो याद रखिएगा आंसर है सी यहाँ पर। तो फर्स्ट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस जो यहाँ पर देखने को मिली संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के साथ में, तो ये अभी दिल्ली के अंदर में आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिली, ठीक है। तो ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आप लोगों से यहाँ पर बन सकता है, इससे रिलेटेड कल्चर को कैसे लेकर आगे चलते हैं, तो उससे रिलेटेड कनेक्टिविटी थी। और संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो ग्रुप है उसके बारे में थोड़ा सा याद रखिएगा, फिर कभी आएगा डिटेल में डिस्कस करूंगा। पर ये बताइए कि इंडिया और पाकिस्तान एक साथ में इसके मेंबर बने थे किस साल में, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, पूछा जा चुका है। कौन सी मूवी है जिसने 7 ऑस्कर जीते, तो याद रखिएगा एवरीथिंग, मतलब एवरीथिंग मेरे अंडर आनी चाहिए, एवरीवेयर ऑल इन वन, ठीक है, ऑल इन वंस। तो ये मूवी है 7 ऑस्कर जीत कर ले गई भाई साहब, ठीक है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है कि कौन सी मूवी थी, तो याद रखिएगा। और हमारी कंट्री की भी मूवी याद रखिएगा, द एलिफेंट विस्पर, ये भी ऑस्कर जीत कर आई है। तो ये एक कितनी इंटरेस्टिंग मूवी है। देखो कई बार क्या होता है ये एक ऐसी मूवी है जो कि पब्लिकली वैसे लॉन्च नहीं हुई, पर ये नेटफ्लिक्स पर लॉन्च हुई, ठीक है। तो ये अभी एक बच्चे के द्वारा
डाउनलोड करके बेसिकली मुझे शेयर की गई टेलीग्राम पर। तो कहते हैं ना कि एक तरीके से आज की डेट में आप लोग कुछ भी कर लो, मतलब सिक्योरिटी, देखो सिक्योरिटी क्या रह गई है, नेटफ्लिक्स की भी सिक्योरिटी तोड़कर जो है वहाँ से लोग डाउनलोड कर लेते हैं। यूट्यूब से तो समझ में आता है, तो आप लोग यहाँ से समझिए, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होती है, ये पायरेटेड हो जाता है बेसिकली, क्योंकि मुझे लगता है कि यार वो 5 साल में जिस तरीके से मूवी बनाई गई है ना, मेहनत कर कर एक एक चीज़ को वहाँ पर, जिस तरीके से उस पर्टिकुलर मूवी को एक एक चीज़ को वहाँ पर, वो नहीं कहते हैं कि फिल्माया गया है, एक किस तरीके से हाथी और जो इंसानों का कनेक्शन दिखाया गया है, वो अगर कोई इंसान जो है एक तरीके से कुछ पैसे देकर अगर उस मूवी को देख लेगा, तो ये एक तरीके से उस मूवी की सक्सेस में काउंट किया जाएगा। तो ऐसी जो चीज़ें होती है ना, जो मतलब इतनी मेहनत से बनती हैं, कम से कम उसमें इतना ज़्यादा वो मत किया करो कंजूसी, ठीक है। खुद देखो यार, यहाँ पर ये मूवी एक तरीके से देश का नाम रोशन करके गई, और मतलब वो भी नेटफ्लिक्स से डाउनलोड करके लोगों ने देख डाली। और ऐसी इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊँ, ये एक ऐसा कि ये अकेली मूवी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, आप लोगों को बताऊँ, अभी एक IAS थे, बेसिकली उनकी रैंक नहीं बताऊंगा मैं, आप लोग समझ जाएंगे। और उनके पापा भी IAS थे, वो IAS बने अभी रिसेंटली, उनके पापा भी IAS हैं। वो भाई साहब जो न्यूज़पेपर पढ़ा करते थे, उनको फ्री का न्यूज़पेपर चाहिए, मतलब इतना नहीं है कि खुद न्यूज़पेपर खरीद कर बेसिकली वो पढ़ लें, एक तो गरीब इंसान इसके पास में नहीं है, वो क्या कर रहे हैं, वो फ्री का न्यूज़पेपर इस्तेमाल कर रहे हैं कि हाँ हमारे घर फ्री का न्यूज़पेपर, मतलब फ्री का न्यूज़पेपर मुझे मिल जाता था तो इसलिए हमने खरीदा नहीं। मतलब ये बात वो प्लेटफॉर्म पर बोल भी रहे हैं पब्लिकली आकर, समझ रहे हैं। तो ये होती हैं चीज़ें जो मुझे सुनने में कभी कभी अटपटी लगी। मैंने कहा यार चलो, एक गरीब इंसान है जिसके पास में पैसा नहीं है, एक बार को उसकी मजबूरी है, पर एक ऐसा इंसान जो खुद IAS बन गया है, जिसके पापा ऑलरेडी IAS ऑफिसर हैं, उससे 10 रुपये का एक न्यूज़पेपर नहीं खरीदा जा रहा। इंटरेस्टिंग। और मैंने आप लोगों को शेयर भी किया था कि ये ऐसी चीज़ें हैं कि कई बार ना इस तरीके के मेल भी आते हैं मेरे पास में। पहले जब मुझे पता नहीं था ये कॉपीराइट तो मैं भी टेलीग्राम पर शेयर कर दिया करता था इसको, पर फिर जैसे मुझे पता चला और उसके बाद में एक तरीके से ना स्ट्राइक भी आई थी उस पर, तो फिर मुझे लगा कि यार ये गलत चीज़ें हैं। क्योंकि आप लोग खुद सोचो, एक न्यूज़पेपर में काम करने वाले लोग कितने हैं वहाँ पर, ठीक है। तो वो अगर वहाँ पे किसी न किसी इंसान की सैलरी जाती होगी, किसी न किसी इंसान को, अगर उसको इस तरीके से लीक किया जाएगा, तो फिर क्या आगे कोई न्यूज़पेपर पब्लिश करना कोशिश करेगा। इसलिए पायरेसी ने ना दुनिया को बर्बाद कर रखा है काफ़ी हद तक, ठीक है। जिनको चाहिए, जो अमीर हैं वो भी इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर समझ रहे हैं आप लोग, गरीब तो चलो एक बार को बेचारा, उसके पास में रिसोर्सेज नहीं, उसने इस्तेमाल कर लिया, समझ में आ गया। तो ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक चीज़ आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो ये एक बड़ी बात है, चलिए देखना जरूर वैसे इस मूवी को आप लोग, ठीक है। साइक्लोन के बारे में बात की जा रही है, तो ये फेरेडी आप लोगों को साइक्लोन, यहाँ फेरेडी साइक्लोन आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिला। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। CSAT का क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोगों को D देखने को मिलेगा। तो ये आप लोग समझ सकते हैं, मतलब मैंने क्यों बोली ये बात, समझ रहे हैं आप लोग। क्योंकि वो जो पर्टिकुलर मूवी है ना, उसको आप लोग अगर देखोगे, मतलब बेसिकली जो उसकी स्टोरी मैंने पढ़ी उसको, हालांकि मैंने अभी देखा नहीं, तो नेटफ्लिक्स पे देखेंगे जब भी देखेंगे, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मुझे पता है कैसे लगी, मुझे ये लगी कि उसमें आप लोग देखोगे उनको 5 साल तक एक पर्टिकुलर जंगल में रहना पड़ा, और जैसे वो व्लॉगिंग शूट नहीं करते ऐसे उन्होंने उसको शूट किया है। उसके बाद में जाकर उस 5 साल की जो बेसिकली जो उनकी मेहनत थी, उसको उन्होंने आधे घंटे में उसको बेसिकली पब्लिश किया है। तो सोचो कितनी मेहनत का काम वहाँ पर किया गया होगा। तो यार इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं, नहीं आप लोग मेहनत कर रहे हैं दबाकर किसी चीज़ को लेकर, और फिर ऐसी चीज़ें देखने को मिले, और वो भी उस चीज़ के लिए जिसने इंटरनेशनल लेवल पर हमारा नाम रोशन किया, ठीक है। तो याद रखिएगा, तो इस तरीके से कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो ये थी बेसिक चीज़ें, तो ये सारी चीज़ें आप लोगों से एग्जाम में पूछी जाती है, तो थोड़ा सा चीज़ों को ध्यान से लेकर चलोगे तो कन्फ्यूजन नहीं होगा। दोस्तों यहाँ पर हम लोग बात करेंगे अंग्रेजी के बारे में। आइए आप लोग को अंग्रेजी बनाता हूँ। अंग्रेजी बोलना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, या फिर आप लोग समझना चाहते हैं, इसी के साथ में NDA CDS SSC बैंकिंग APFC असिस्टेंट कमांडेंट, मतलब हर जगह आप लोगों को यहाँ पर ये देखने को मिलती है। और इससे आंसर राइटिंग भी आप लोगों की इंप्रूव होती है अगर शब्द आप लोगों के पास में खजाना होता है शब्दों का। पहला शब्द जो है यहाँ पर यह परवेयर, इसका मतलब होता है एक तरीके से भंडारी, यानी कि भंडारण करने वाला, जिसके पास में सामान हो। तो ये जो है बेसिकली इसके लिए बोलते हैं पर्सन हु सेल्स और डील गुड्स, तो उसको ये पर्टिकुलर शब्द से इस्तेमाल आप लोग करते हैं, ठीक है। इसका अपोजिट कौन सा होगा, खरीदने वाला, कस्टमर बोलते हैं, ठीक है। कस्टमर आप लोगों ने देखा होगा एक तरीके से उस इंसान को बोला जाता है जो कि उस सामान को खरीद कर इस्तेमाल कर ले। जो सेलर होता है वो कौन होता है, बेचने वाला होता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसीलिए जो आप लोगों के जागो ग्राहक जागो वाली बात होती है, वो ग्राहकों के बारे में बात करते हैं जो उसका इस्तेमाल करे, ना कि जो उसको बेचे, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है, ये जिंगोइज्म। ये शब्द आप लोगों ने कई बार सुना होगा, इसको बोलते हैं अंधराष्ट्रता, यानी कि कुछ भी हो बस एक तरीके से आप लोग इसको, इस शब्द को मतलब थोड़ा सा ये एक अजीब सा शब्द कई बार लगता है, यानी कि किसी चीज़ को एक्सेसिव कर देना अपने फेवरेट चीज़ को लेकर। एक तरीके से ना आप लोगों ने कई बार सुना होगा कि किसी इंसान की जान भी ले लेना राष्ट्रवाद के ऊपर, कि हाँ इसने जो है ऐसा कुछ बोल दिया तो उस इंसान को मार देना। कुछ ऐसी भी चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलती है कि पक्षपात वाली चीज़ें बेसिकली यहाँ पर ज़्यादा हो जाती है। एक पॉजिटिव कॉन्सेप्ट नहीं है, एक नेगेटिव कॉन्सेप्ट है, पर हमारा देश कभी इस चीज़ को अलाउ नहीं करता
करता है। आप लोगों ने देखा होगा हमारा देश क्या बोलता है, वासुदेव कुटुंबकम। ये पूरी दुनिया जो है वो एक संसार है, एक परिवार है। हमारा देश इसके बारे में बात करता है। पर लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनको लगता है कि बस अपने ही देश के अंदर आदमी रहते हैं और कहीं आदमी नहीं रहते हैं। तो इंटरनेशनलिज्म होना चाहिए, ना कि जिंगोजिज्म होना चाहिए कि बस मैं ही हूँ। वो गदर बॉर्डर मूवी का डायलॉग याद आता है कि हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो। तो वाली बात आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वर्ड है यहाँ पर, यह है एस्क्राइब्ड। इसका मतलब होता है बेसिकली कारण बनना या फिर रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना, जिम्मेदारी मानना। यहाँ पर किसी चीज को लेकर आप लोग नहीं, एक तरीके से रेस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, ठीक है। तो एक तरीके की बहुत ही अच्छी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। कम से कम एटलीस्ट इतनी रेस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हैं अपनी कि हाँ हम लोग अपनी जिंदगी को अच्छे से लेकर चलेंगे, आगे इस पोजीशन में पहुंचेंगे कि अपने परिवार का ध्यान रख सकें। तो किसी चीज के लिए आप लोग डेडिकेटेड हो जाना, ठीक है। तो ये आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। तो काफी इंटरेस्टिंग है ये शब्द अगर बात करें इसके फील करने के बारे में। ये काफी अच्छा तरीका है, इसको बोलते हैं यूफेनिज्म। इसका मतलब क्या होता है, एक तरीके से यहाँ पर तो बोला गया है यहाँ पर व्यंजना। एक तरीके से आप लोग इसके लिए जो शब्द यूज कर सकते हैं, मतलब समझ सकते हैं, वो ये है कि एक तरीके से प्रयोक्ति हिंदी में वर्ड इस्तेमाल किया जाता है। पर मतलब क्या है, मान लीजिए किसी इंसान को आप लोग इंग्लिश में बातें करते हैं, ठीक है, और हिंदी में बातें करते हैं, उसमें फर्क क्या होता है। इंग्लिश और हिंदी में असली डिफरेंस यहाँ पर यह है कि हिंदी एग्जैक्ट बताती है कि सामने वाला क्या बोल रहा है। जैसे किसी को आप किससे बातें कर रहे हो, ठीक है, उसको बोल रहे हैं ओए तू कहाँ जा रहा है, तो समझ में आ रहा है कि सामने वाले को तू बोला जा रहा है। और कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि तू को बेसिकली बेइज्जती मान लेते हैं, यारी दोस्ती में उसको चल जाता है। कोई बड़ा इंसान अच्छी पोजीशन में, उसको बोलोगे तू यहाँ कैसे आ गया, ठीक है। पर लेकिन इंग्लिश में क्या है, इंग्लिश में हर शब्द को यू बोलेंगे, चाहे तू बोले चाहे तुम बोलो, पता ही नहीं आता कि इज्जत दे रहा है बेइज्जती कर रहा है, ठीक है। तो यहां पर देखने को मिलेगा। तो कोई ऐसी चीज जिसको इनडायरेक्ट वे में बोला जा सके और वो कम हार्श लगे, वो कम बेसिकली बेइज्जती करे। इनडायरेक्ट वे में कुछ एक तरीके से घर वाले नहीं बेइज्जती करते हैं, कई बार आप लोग बैठे हो तो कई बार पढ़ाई नहीं कर रहे हो, तो उस तरीके से इनडायरेक्ट वाली बेइज्जती करके निकल जाते हैं कई बार, ठीक है। डायरेक्ट नहीं बोलते कि हाँ तुम्हारा ये फलाना ढिमकाना, तो वो क्या करते हैं, इनडायरेक्ट वाली बेइज्जती आप लोगों को देखने को मिलती है। तो ये होता है बेसिकली यूफिज्म, ठीक है। तो आप लोगों से पूछे अगर यहाँ पर, तो वर्ड याद रखिएगा अब इसको, सब इंटरेस्टिंग है सारे, ठीक है। तो यूफेमिज्म भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है इम्बुइंग। इम्बुइंग का मतलब क्या होता है, यहाँ पर प्रेरित करना, किसी चीज को प्रेरित होना बेसिकली आप लोग बोल सकते हैं एक तरीके से ना। कई बार कहते हैं कि परवाना चढ़ गया, ठीक है, किसी चीज को कई बार कहते हैं झाड़ पे चढ़ गया, तो वही वाली बातें देखने को मिलती हैं। तो प्रेरित प्रैक्टिकल होना चाहिए, ऐसे नहीं कि हवाबाजी में चले गए और दिक्कतें फिर देखने को मिल रही हैं, ठीक है। एक बात बताना कि आज का लेक्चर कैसा लगा, और आप लोग इसको थोड़ा सा आंख बंद कर रिकॉल कर लेना, बंद कर भागा मत करो वीडियो को एकदम, ठीक है। थोड़ा सा तसल्ली में रख लिया करो। कई सारे ऐसे बस खत्म हो गई भाई साहब जैसे तैसे, वो वाली फीलिंग मत दिया करो, ठीक है। थोड़ा सा रुक के चीज़ों को रिकॉल करो और लंबे समय तक फिर चीज़ों को याद भी रख पाओगे अगर ढंग से चीज़ों को इस्तेमाल करोगे, ठीक है। तो कैसा लगा लेक्चर जरूर बताना, फीडबैक अपना जरूर दे दिया करो। जैसे आप लोग लेक्चर का फीडबैक देते हो, बेसिकली हर एक चीज़ का फीडबैक दिया करो जो भी आप लोग यूज़ करते हो। इससे क्या रहता है, आप लोग उस चीज़ के बारे में थोड़ा सा ज़्यादा सोचते हो, उसके साथ में ज़्यादा कनेक्ट होते हो फिर, ठीक है।